बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन कासिम और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और आज की सुबह अच्छी गुजर रही होगी। आज क्योंकि वेंसडे है, इसको हम्प डे भी कहा जाता है। ये वीक के सेंटर का दिन होता है, बिल्कुल एन वर्किंग डे का। तो हर इंसान जो है वो आज के दिन फ्राइडे का इंतज़ार भी करना शुरू कर देता है। थोड़ा सा ये भी फील करता है कि यार आज का दिन निकल जाएगा तो आधे से ज़्यादा हफ्ता निकल गया होगा। अगेन वर्किंग वीक की बात करी हूँ, मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे जो लोग काम करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चे भी स्कूल से फ्री हो जाते हैं बाय फ्राइडे, वीकेंड आ जाता है, इंसान एंजॉय करता है। अच्छा, वीकेंड की बात करी हूँ तो लास्ट वीकेंड में अपनी एक फ्रेंड की तरफ गई और उसके घर जब मैं गई तो मैंने देखा कि उसने ना अपने पूरे घर का जो डेकोर है वो चेंज किया हुआ है, रंगों का इस्तेमाल किया। उसका घर नॉर्मली जो है ना बस वाइट दीवारें और लाइक बेज कलर का फर्नीचर, बहुत ही अगर कहें कि कलरलेस हाउस, जिसमें कोई इशू नहीं है। कुछ लोगों को वो मिनिमलिस्टिक लोग बड़ी पसंद होती है और मुझे भी एक वक्त में बहुत अच्छा लगता था कि प्लेन हो, वाइट्स, बेज, मतलब कोई बहुत ज़्यादा कलर्स ना हो। लेकिन व्यूअर्स, इन्हीं रंगों से तो हमारी ज़िंदगी के अंदर रंग आते हैं। इन्हीं रंगों की हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत है। कलर्स का हमारे मूड के ऊपर, हमारी मेंटालिटी के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर बहुत मेजर असर होता है। अच्छा, वॉक इन मैंने देखा, मैंने कहा यार तुम तो पूरा सब कुछ चेंज कर दिया। कहती है यार ऐसा कुछ नहीं चेंज किया, सिर्फ सोफ़ों वगैरह का कपड़ा चेंज किया है और मैंने दीवारों पे थोड़ी पेंटिंग्स लगा दी हैं और कुछ दीवारों को पेंट कर दिया है। अच्छा व्यूअर्स, कलर्स का भी हमारे मूड पे जो असर होता है वो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। लाल रंग इंसान को एक्साइट कर देता है, ऑरेंज कलर भी इंसान को ज़रा, ऑरेंज रेड कलर, इसको पैशन का कलर कहा जाता है। ब्लूज़ में चले जाएं तो ये बड़े सूदिंग कलर्स होते हैं। पिंक कलर जो है वो अक्सर ख़वातीन के साथ वाबस्ता किया जाता है, बट एक सॉफ्टर शेड की तरफ जाता है। एक बात याद रखिएगा, अगर आपका ज़रा करख्त या तेज़ मिजाज है तो बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स जैसे कि रेड्स हो गए, ऑरेंजेस हो गए, वो थोड़े से अवॉइड करें। होता यह है कि इंसान थोड़ा सा हाइपर हो जाता है इन कलर्स को देख के, एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी हाइपर इट्स नॉट अ ग्रेट आइडिया। अच्छा, बेडरूम में कभी रेड, ऑरेंज, येलो इतने ब्राइट कलर्स ना लगाएं। अगर उस फैमिली के कलर्स लगाने हैं तो लाइटर शेड्स की तरफ जाए। ब्लू कलर, ग्रीन कलर सूदिंग होता है, इंसान को रिलैक्स करता है। आपने नोटिस किया होगा जब हम नेचर में जाते हैं, पौधे शौधे देखते हैं तो उससे भी हम बड़ा लाइट फील करते हैं, खुशगवार फील करते हैं। देन कलर्स बहुत सी चीज़ों को सिग्निफाई भी करते हैं, जैसे कि रिबन्स तो बहुत से पहने जाते हैं। वाइट रिबन भी है, पिंक रिबन भी है। जैसे आज मैंने पिंक रिबन पहना हुआ है और जब से अक्टूबर की स्टार्ट हुआ है तब से पिंक रिबन पहन रही हूँ, क्योंकि पिंक टोबर शुरू हो गया है, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का महीना शुरू हो गया है। सो पिंक ब्रेस्ट कैंसर, पिंक रिबन जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के साथ वाबस्ता किया जाता है। सो व्यूअर्स, डिफरेंट कलर्स। अच्छा, जब हम दुख की या सोग की बात करते हैं तो जहन में काला आता है, बिकॉज़ शिया कम्युनिटी में ज़्यादा ब्लैक कपड़े पहने जाते हैं जब कोई फौत की या कोई ट्रेजिडी मुहर्रम वगैरह में। यूजुअली सुन्नी एंड अदर कल्चर्स में अगर कहीं डेथ हो जाती है, अफसोस वगैरह के लिए जाते हैं तो ब्लैक या वाइट का इंतखाब किया जाता है। आई फाइंड दैट सुन्नी फैमिलीज़ में ज़्यादा वाइट पहना जाता है अगर खुदा न खास्ता कोई फ्यूनरल हो या कोई अफसोस के लिए इंसान जा रहा हो। अगर आप किसी की इयादत करने के लिए जा रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, अल्लाह ना करे डेथ बेड पे है, तो कभी भी आप लाल, पीले या बहुत ब्राइट कलर्स नहीं पहन के जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा वो इनअप्रोप्रिएट के ज़ुमरे में कंसिडर किया जाता है। तो रंगों की बड़ी अहमियत है व्यूअर्स, और इन रंगों का सही इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में बड़ी पॉजिटिविटी ला सकता है। कलर थेरेपी की जाती है बहुत जगहों पर। अच्छा, मैंने अपनी फ्रेंड की तरफ ये भी नोट किया कि उसका मूड भी बहुत अच्छा था, तो अपने स्टाफ से भी बड़ी अच्छी तरह से बात करी थी, नॉर्मली भी बड़े अच्छे से बात करती है। तो मैंने कहा तुम्हारे एटीट्यूड में मैं चेंज महसूस कर रही हूँ। कहती है यार जब से चेंजेस लेके आई हूँ ना और थोड़ा सा कलर ज़िंदगी में लेके आई हूँ, मैंने खुद भी कलर पहनना शुरू किया है, तो मुझे लगता है कि मेरा मूड बहुत ज़्यादा जो है उससे इफ़ेक्ट हुआ है और बड़े अच्छे तरीके से इफ़ेक्ट हुआ है। सो व्यूअर्स, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में रंग लेके आएँ, रंगों का इस्तेमाल करें। देखिए, सीजनली अगर बात करें, अब सर्दियाँ आ रही होती है तो गेंदे का फूल बड़ा सीज़न में इन होता है। कुछ गमले गेंदे के फूल के आपने घर के बाहर लगा लिए, घर के अंदर भी आप लगा सकते हैं, बाहर निकाल लिया करें धूप में, देन इवनिंग में आप अंदर ले आएँ। सो ये भी बड़े अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं। फ्लावर्स लोग क्यों ख़रीदते हैं, और रंगारंग डिफरेंट कलर्स के रेड फ्लावर्स ख़रीदे। अच्छा, रोमांस के पॉइंट ऑफ व्यू से लाल गुलाब दिया जाता है। अगर कोई ट्रेजिडी हुई हो या आप किसी को मिलने के लिए जा रहे हो, कोई बीमार हो, तो वाइट फ्लावर्स का इंतखाब किया जाता है। डिफरेंट कलर्स सिग्निफाई डिफरेंट थिंग्स,
और उन चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखें, उनको याद रखें, तो हम आई थिंक बहुत ही अच्छे अंदाज से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। और व्यूअर्स, कलर्स ऐड करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगेन, कोई नहीं आपको कह रहा कि आप अपने पूरे घर का डेकोर चेंज कर दें, सिर्फ ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा रंग ले आएँ, थोड़ी सी कलरफुल चीज़ें ले आएँ किसी भी कमरे में। अब देखिए, हमने यहाँ पे अपना सेट पूरा डू अप किया है। हमने किस पॉइंट ऑफ व्यू से किया है कि थोड़ा सा ब्राइट, थोड़ा सा मॉर्निंग की फील आए। तो आए ज़रा मैं आपको सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से विजुअल्स दिखाना चाहूँगी। अगर हम सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखें, येलो विद अ पॉप ऑफ रेड, इन कलर से एक डिफरेंस पैदा होता है। अगर आप ये हटा दें तो लुक चेंज हो जाती है। आप सिर्फ उस विजुअल को देखें, अगर आप सिर्फ येलो को देखते हैं तो एक डिफरेंट लुक है। द सेकंड दैट यू पुट रेड इन देयर, उसकी लुक चेंज हो जाती है, उसकी लुक एलिवेट हो जाती है। सो ग्रीन, पौधे, प्लांट से एक बड़ी खुशगवार पॉजिटिव फीलिंग आती है। हमने अगर पीछे इस तरह से गमले, आपने देखा कि हमने वाजेस रखे हैं, ऊपर एक ब्लू रख दिया, नीचे एक थोड़ा सा कलरफुल सा ये फूल, ये वाला रख दिया, जैसे कि इसके ऊपर कुछ फूल से बने हुए। होता क्या है कि डिफरेंट चीज़ों से एक डिफरेंट किस्म का इफ़ेक्ट आता है, एक मोनोटनी ब्रेक हो जाती है। अब टर्किश चीज़ें बड़ी इन हैं आजकल, आए मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे हमने वो जो टर्किश हैंगिंग लैंप्स हैं, इनको लगाया, इनसे भी एक कलर का पॉप आ गया। बैकग्राउंड पे एक ब्लू ब्रिक वॉल वाली फील दे दी। व्यूअर्स, कलर, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। अब ये देखें ना, ये आप देख रहे हैं, अब ये टर्किश इतने इन है, और बाय द वे ये पाकिस्तान में बड़े इजीली मिल जाते हैं और ये बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। सो द फैक्ट इज़, आप बड़े रीजनेबल बजट के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हैं। वहाँ पे हमारी डाइनिंग चेयर्स हैं, अगर हम वो दिखा सकें तो वो बड़ा अच्छा एक मज़े की चीज़ हो जाएगी। क्योंकि होता ये है कि अस्सलाम वालेकुम हिबा, कैसी हो? ठीक हो मैं जान? आप कैसी गुड हैं? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं ज़रा थोड़ा सा दिखाना चाह रही थी हमारे व्यूअर्स को। अब ये वाली जिस तरह चेयर्स हैं हमारी, मैं सिर्फ ये एक चेयर खींच के आपको दिखाना चाह रही। अब आपके घर के अंदर अगर आपने बड़ा प्लेन सी लुक की हुई है, जब आप अपनी डाइनिंग की चेयर्स को डू अप करें तो एक मज़े का कोई प्रिंट लगा दें उसके ऊपर, ब्राइट सा, जिसके अंदर कोई एक या दो आपकी कलर की फैमिली की कनेक्शन हो। जिस तरह इसके अंदर ऑरेंज एंड येलो है, हमारे सेट के अंदर भी ऑरेंज एंड रेड येलो है, ब्लू भी है, ग्रे भी है, तो वो सारा कुछ टाई इन हो गया, राइट? सो यू कैन डू इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी कूल थिंग्स इफ यू वांट टू, right? Color adds such a beautiful pop, हिबा। and the thing is, अगर छोटी छोटी चीज़ें, हम हमेशा सोचते हैं पूरे घर को हमें रेनोवेट करना पड़ेगा। आप क्या कहेंगी कलर्स के बारे में? बिल्कुल ऐसे ही कहूँगी, क्योंकि कलर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपके मूड पे। आई थिंक अगर आप एक डल एनवायरनमेंट पे रहते हैं, प्लस लाइट्स का भी, अगर लाइट भी आपकी डल है और आपके रूम का कलर भी आपने थोड़ा डार्क किया हुआ है, तो आई थिंक आपका ना ग्लूमी सा थोड़ा उतरा हुआ मूड रहता है। बट अगर आप वही जैसे येलो, सेट पे इतने प्यारे कलर्स हैं, येलोज़ हैं, ऑरेंजेस हैं, अगर आप वैसे ही ब्राइट कलर्स में रहेंगे, आपका मूड बहुत बेहतर हो जाएगा और अपलिफ्ट होगा। और आई थिंक जो आप कलर के कपड़े पहनते हैं वो भी आपके मूड पे बहुत चेंजेस लेके आते हैं। तो आई थिंक आपको वो कपड़े पहनने चाहिए और वो कलर्स में अपने आप को सराउंड करना चाहिए जिसमें आप पॉजिटिव और हैप्पी रहें। और वही चीज़ है ना, एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज अगर आप गूगल भी करें, मैं एक्चुअली ढूंढ रही थी कि कौन से कलर की किस चीज़ के साथ कनेक्शन होती है। बल्कि आप रेसिपी शेयर करो, मैं अभी आपके साथ व्यूअर्स शेयर करती हूँ कि डिफरेंट मूड्स के साथ कौन से कलर्स जाते हैं। और अगर आप भी थोड़े से इंस्पायर हुए हैं, एंड बाय द वे व्यूअर्स, बाहर के ममालिक में लोग घर भी अपने खुद पेंट करते हैं। ये हमारे नखरे और शशके हैं। एक एक्टिविटी बना लें कि एक दीवार को आपने अपने बच्चों के साथ पेंट करना है, और अगर ठीक नहीं भी होती तो एक कपड़ा लें, उसको एंड में पेंट के अंदर डिप करके ऐसे 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 करके पूरी दीवार पे लगा दे, तो वो एक बड़ी टेक्सचर्ड लुक आ जाएगी। यूट्यूब पे 1000 आपको ऑप्शंस मिलते हैं। एज अ फैमिली एक्टिविटी कर लें। मेरी जो स्टाइलिस्ट है, मेरी मतलब उनसे मेरी बड़ी दोस्ती है, मेरी बहनों की तरह, निदा। अब निदा ने पिछले दिनों अपनी बेटी का कमरा किया। मेरे पास कई तस्वीर होगी, मैं आपको व्यूअर्स अभी रेसिपी के बाद दिखाने की कोशिश करती हूँ, मैं टीम को भेजती हूँ तस्वीर। अब अगर आपने एक जगह को डू अप करना है, उसने लिटरली टेप्स के साथ ना डिफरेंट बॉक्सेस करके अपनी दोनों बेटियों का रूम डू अप कर दिया। इतना मज़े का, और उससे पूरे कमरे की शक्ल बदल गई। आप रेसिपी शेयर करो, मैं ज़रा व्यूअर्स के साथ वो शेयर करने की कोशिश करती हूँ। आज हम बना रहे हैं मूंग के दही भल्ले, और उसके साथ हम बनाएंगे कद्दू का रायता, वो भी तड़के वाला। सबसे पहले मैं आपके साथ दही भल्ले की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। उसके लिए आपको चाहिए दाल, धुली हुई मूंग की दाल आधा किलो, नमक हस्बे जायका, बेकिंग सोडा आपको चाहिए आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, अजवाइन आधे चाय का चम्मच, दही आपको चाहिए 1 किलो, चीनी 1 खाने का चम्मच, चाट मसाला 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, इमली की चटनी हस्बे ज़रूरत, हरी चटनी हस्बे ज़रूरत, और तेल आपको चाहिए मूंग के दही भल्लों को फ्राई करने के लिए।
उसके साथ साथ घी की रायते की रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ, फिर मैं आपको मेथड बताऊंगी। घिया चाहिए एक एक करके जान, पहले मेथड ठीक है, बता ओके। दो फिर अगली, क्योंकि एक दफा इंग्रेडिएंट्स बता दिए ना तो रेसिपी भी ओके। व्यूअर्स को समझ आ जाएगी। ठीक है। मैं अपनी रिसर्च में लगी हुई हूँ सही इस है। वक्त। आपने मूंग की जो दाल है वो भिगो देनी है एटलीस्ट 4 आवर्स या ओवरनाइट। ये मैंने उसका मिक्सचर तैयार किया हुआ है, पूरी रात भिगो के रखी दाल, उसको फिर हमने ब्लेंड कर लिया है नमक, ज़ीरा और अजवाइन के साथ। और थोड़ा सा जो उसमें पानी वो सोकअप कर लेती है, जो थोड़ा सा पानी है वो आप यूज़ कर लें, बट ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा आपका थिक सा बैटर होना चाहिए। आपने इसको ब्लेंड करने के बाद इसमें बेकिंग सोडा का एक आधा चम्मच डाल देना है। फिर आपने इसको फ्राई कर लेना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। आप चाहे तो बिग साइज़ के बना सकते हैं या छोटे छोटे भी बना सकते हैं, हाउएवर यू लाइक। और आप इसको फ्राई करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आपने उसी वक्त नहीं यूज़ करनी है, अगर आपने मील प्रेप करनी है, तो आप इन दही भल्लों को फ्राई करके फ्रीज़ कर लें। जब आप फ्रीज़र से निकालेंगे तो इसको आप गर्म पानी में डाल देंगे जब तक ये सॉफ्ट हो जाते हैं। और अगर आपने उसी वक्त यूज़ करना है तो आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में डालते जाएंगे फ्राई करके, और उसको फिर अच्छी तरह स्क्वीज़ करके आपने जो योगर्ट का मिक्सचर है उसमें ऐड कर देना है। योगर्ट के मिक्सचर में आपने चीनी, चाट मसाला, नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के उसको अच्छे से विस्क कर लेना है, और उसमें अपने दही बड़े ऐड करके ऊपर उसके इमली की चटनी, हरी चटनी और पापड़ी से आपने उसको कर देना है गार्निश। ये हो गई फर्स्ट रेसिपी। अच्छा, दूसरी रेसिपी की तरफ जाने से पहले अब मैं ज़रा अपना भी हिस्सा डालूंगी। अच्छा व्यूअर्स, मैंने ना वो रंगों की एक साइकोलॉजी होती है, रंगों की भी एक नफ्सियात होती है। लाल रंग की बात करें तो ये पावर, डिज़ायर, लव, स्ट्रेंथ, लेकिन उसके साथ साथ वायलेंस, अग्रेशन, गुस्से के साथ वाबस्ता किया जाता है। तो रेड, अगर आपका कोई एंटरटेनमेंट का एरिया है जहाँ पे नॉट ड्राइंग रूम, जैसे आपका लाउंज है या चिल करने की स्पेस है, वहाँ पे अगर आप रेड का पॉप देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। अच्छा, ऑरेंज की बात करें तो एनर्जी, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, लेकिन ये भी थोड़ा सा आपको हाइपर करने वाला कलर है। हैप्पीनेस का कलर है येलो, लेकिन उसके साथ साथ इसकी क्योंकि इतनी हाई विजिबिलिटी होती है, ये नज़र इतना ज़्यादा आता है ब्राइट, तो इस वजह से इसको ज़रा बहुत ज़्यादा, जिस तरह हम पूरे सेट को पीला कर सकते थे, हमने नहीं किया, हर जगह पीले के पॉप्स दिए, राइट, बिकॉज टू मच हो जाता है। और क्योंकि हम मॉर्निंग शो कर रहे हैं तो मॉर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से येलो हैप्पीनेस, बीइंग, वो जो कहते हैं एक पॉजिटिव कलर है। अच्छा, अब अगर हम बात करें थोड़ा सा चिल और रिलैक्स करने के कलर्स की, ग्रीन आ गया, ब्लू कलर आ गया। अच्छा, अर्थ कलर्स क्यों लोग घरों में इतने लगाते हैं? क्योंकि अर्थ कलर रिलैक्स करता है आपको, वो आपको मिट्टी के करीब करता है, वो आपको एक ग्राउंडिंग की फीलिंग देता है। तो ब्राउन भी अच्छा कलर है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप ब्राउन के साथ कोई बुरी कलर कॉम्बिनेशन कर देंगे, इसलिए बेज एक बेहतर ऑप्शन होता है, वो हर चीज़ के साथ चल पड़ता है। ग्रे, ये बड़ा सूदिंग और इंटेलेक्चुअल कलर है ग्रे भी, तो यानी कि अगर आप कॉम्बिनेशन करना चाह रहे हैं घर के अंदर, आप ग्रे एंड ब्लू की कर सकते हैं, बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन है। अच्छा, ग्रीन एंड ग्रे की बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन है, ग्रीन एंड ब्लू की बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन है। सो कॉम्बिनेशंस बनाएं। आपने ग्रे एंड फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर का डेकोर किया और उसके अंदर ग्रीन एंड फॉर एग्जांपल आपने बेज कलर की कॉम्बिनेशन की, उसके अंदर आपने ऑरेंज के फ्यू पॉप्स दे दिए कलर के, बहुत अच्छा है। अच्छा, ब्लैक जो है वो एक पावर का कलर है, मगर बड़ा इंटिमिडेटिंग कलर है। आप काला रंग अगर दीवार पे कर देंगे या अपना फर्नीचर ब्लैक कर देंगे, अनलेस आपके पास जगह बहुत बड़ी है, जितने आप डार्क कलर छोटी जगह के अंदर लगाएंगे उतनी ही छोटी वो जगह लगेगी। सो जब आपके पास बड़ी जगहें हैं तब तो आप डार्क कलर का फर्नीचर और चीज़ें रख सकते हैं। हम क्या करते हैं, इतने से घर के अंदर मैरून रंग का फर्नीचर रख देते हैं, डार्क वुड के कलर की चीज़ें रख देते हैं, पर्दे भी डार्क कलर के कर देते हैं, वो जगह बिल्कुल इतना सा खुद बन जाती है। सो कलर्स का राइट तरीके से इस्तेमाल करें। चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। जी, दूसरी रेसिपी हमारी है घी का रायता। उसके लिए आपको चाहिए घिया 1 अदद, दही आपको चाहिए आधा किलो, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 खाने का चम्मच, प्याज 1 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, कड़ी पत्ता 4 से 5 अदद, सुरख मिर्च साबुत 2 से 3 अदद, तेल 2 से 3 खाने के चम्मच। और आपने इसको गार्निश कर लेना है हरे धनिया और हरी मिर्च के साथ। इसका तरीका ये है कि आपने कद्दू को लेके, घी को लेके इसको पील किया, इसको अच्छे से ग्रेट कर लिया, जो मोटे वाला ग्रेटर होता है उससे आपने इसको कद्दूकश कर लेना है। उसके बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है। बॉइलिंग पानी में डालना है, ठंडे पानी में आपने नहीं डालना। जब पानी में
उबाल आ जाएगा फिर आपने उसको डाल के अंदर 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल करके उसको अच्छे से ड्रेन कर लेना है। दही में आपने नमक, काली मिर्च ऐड करके मिक्स कर लेना है अच्छे से, और इस जो आपने बॉईल किया हुआ कद्दू है वो उसमें शामिल कर देना है, और उसके ऊपर आपने तड़का लगाना है ज़ीरे, करी पत्ता और लाल मिर्च का, एंड दैट्स इट, सिंपल Awesome. रेसिपी। साउंड्स फैबुलस। अच्छा व्यूअर्स, अब हमने ब्रेक की तरफ जाना है, कलर्स की भी हमने बात कर ली, लेकिन ब्रेक के बाद हमने एक ऐसी पर्सनालिटी से बात करनी है जो जब भी हमारे शो पे आती हैं बड़ी बेहतरीन गाइडेंस देती हैं। आज हम डॉक्टर साहिबा से डिस्कस करेंगे छाइयों के बारे में और अनइवन स्किन के बारे में। मुझे पता है जैसे ही शादी का सीज़न आता है, वैसे तो पूरा साल हमें इन चीज़ों की परेशानी होनी चाहिए, लेकिन अब हर बंदे को टेंशन हुई भी है कि यार गर्मियों में बड़ी स्किन टोन ख़राब हो गई, छाइयाँ पड़ गई, ये हो गया वो हो गया। मलाज़मा, छाइयाँ, पिगमेंटेशन, जो भी आप इसको बुलाना चाहें, आज हम इससे रिलेटेड बात करेंगे। और जब आपकी स्किन टोन अनइवन हो जाती है, यानी कि 2-3 रंग आपके चेहरे पे, जैसे चीक्स का आपका रंग फ़र्क है, होंठों के अराउंड आपका कलर फ़र्क है, गर्दन का रंग फ़र्क है, और आपको बेस इसलिए लगानी पड़ रही है क्योंकि आपकी स्किन टोन इतने फ़र्क रंगों की है। सो इस पे भी डिस्कशन करेंगे, और ये होता क्यों है। सबसे पहले तो हम इसको प्रिवेंट कैसे करें, अगर हो जाए तो फिर उसी वक्त क्या करना चाहिए, और अगर लॉन्ग टर्म इसका कोई प्रॉब्लम है तो उसकी सॉल्यूशंस क्या हैं, ये हम जानेंगे फ्रॉम अ ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, जो हैं तो हमारे शो में एक प्रोफेशनल की तरह, बट शी इज़ एन ऑसम ह्यूमन बीइंग। और अगर मैं कहूँ कि मेरी सहेलियाँ योग बन गई हैं आप काम के थ्रू, तो ये बात गलत नहीं होगी। डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार बुखारी हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार हमारे साथ हैं, कंसल्टेंट फेशियल एस्थेटिक एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिशियन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। इनके साथ असिस्टेंट होती हैं मिना, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी ब्रेक के बाद। लेकिन उससे पहले ज़रा इनसे हम डिस्कशन करते हैं छाइयों की और मलाज़मा की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा यार, शुरू करते हैं उस चीज़ से जहाँ पे जिसे हमने बात शुरू की, वो है कलर्स, ज़िंदगी के ऊपर रंगों का असर। तो क्या स्किन और हमारी ब्यूटी पे भी रंगों का कोई फ़र्क पड़ता है? एक रिफ्लेक्शन आ जाती है, आप ये कह सकते हैं कि जैसा कुछ रंगों के अंदर आपका चेहरा ज़रा खिला हुआ लग रहा होता है, ठीक है, लेकिन कुछ रंगों के अंदर आपका थोड़ा दबा हुआ लग रहा होता है, लेकिन एज सच आप ये कह लें कि मेडिकली उसमें कोई इफेक्ट पड़ता हो तो वो एज सच नहीं है। अच्छा, मैं एक बात ज़रूर कहूँगी व्यूअर्स के, डॉक्टर साहिबा की अगर हम फुल दिखाते हैं कि हेड टू टो उन्होंने क्या पहना है, तो आप देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने शूज़ बड़े मज़े के, बड़े डिफरेंट से, ऑलमोस्ट रस्ट कलर के पहने हुए हैं। अच्छा, कपड़े इन्होंने पहने हुए हैं लाइट चाय पिंक, जिसके अंदर रस्ट के टोन्स आ रहे हैं। उन्होंने रस्ट की टोन उठाई, जिसको अगर आप ऑरेंजिश की कैटेगरी में करें तो वो गलत नहीं होगा। अब इससे उनकी एक लुक इन्हांस हो गई। उन्होंने एक सूट पहना, उन्हें लगा कि यार ज़रा डल लग रहा है, तो उन्होंने होंठों पे ऑरेंज लगाने के बजाय, अब क्योंकि हर बंदे को सूट नहीं करता ऑरेंज कलर, लाइक ऑरेंज सूट्स मी इंटरेस्टिंगली, बट अ लॉट ऑफ पीपल ऑरेंज और ऑरेंज स्टोन की लिपस्टिक्स नहीं लगाते, उनको सूट ही नहीं करती। मैं एकदम शॉक नहीं देना चाहती किसी को पता चले अचानक। बट मैं वैसे कह रही हूँ, तो आपने कलर का पॉप देने के लिए, हाँ। देखिए इंसान ज़रूरी नहीं है कि फाश कपड़े पहने या मुख्तसर कपड़े पहने तो वो नज़रों में आए। आप बहुत अच्छे लग सकते हैं फुली ड्रेस होके भी, थोड़ा सा एक आप कलर का पॉप दे दें। तो जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर। बट होंठों पे आप खूबसूरत लिपस्टिक लगा लें, आई मेकअप बड़ा खूबसूरत कर लें, लेकिन आपकी स्किन टोन अनइवन है, या आपको इतनी डार्क छाइयाँ पड़ी हुई हैं कि वो आपके लिप्स या आपके खूबसूरत आईज़ या आपके पूरे चेहरे के बजाय स्पेसिफिकली उन छाइयों पे नज़र जाती है। रीज, ये छाइयाँ क्यों पड़ती हैं? मुझे सबसे पहले तो इसका जवाब दो, क्योंकि कसम से मैं बड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे आज तक मेरे मुंह पे एक निशान नहीं था, अल्लाह मेरा गवाह है, ठीक है, एक यहाँ पे हल्का सा मोल, हल्का सा एक यहाँ पे मोल, नेवर अ मार्क ऑन माई फेस। अंडर आई मेरा हमेशा से डार्क था, बचपन से था, मेरे बच्चों का भी है, वो एक नॉर्मल मेरी स्किन की जेनेटिक चीज़ है। नूर की प्रेगनेंसी में मैं नथिया गली में थी, धूप में बैठी थोड़ी देर के लिए, धूप उस वक्त डायरेक्ट नहीं पड़ रही थी, मेरी आंख लग गई, आंख खुली तो सूरज मेरे मुंह पे था और मेरे फेस बर्न कर रहा था। मैं उठी, मैं गई, अपने मुंह पे पानी के ठंडे छट्टे मारे, जलन होती रही, खैर वो सेटल हो गई चीज़। कुछ दिनों के बाद मैंने नोट किया कि यहाँ पे डार्क सा पैच पड़ रहा है और एक यहाँ पे लाइटर, क्योंकि मुंह इस तरफ था धूप की तरफ, यहाँ पे भी एक हल्का सा एक ब्लैक सा मार्क हल्का सा पड़ना शुरू हुआ और वो फिर बढ़ता ही चला गया। अब कुछ कंट्रोल में आया ट्रीटमेंट से, लेकिन मुक्की नहीं रहा।
तो सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या सिर्फ धूप से ही होता है? कभी कोई कहता है आयरन, कभी कोई कहता है कुछ। मुझे एक दफ़ा मेडिकली समझाओ कि छाइयाँ क्यों पड़ती हैं और ये होती क्या है? मल्टीपल बेसिकली रीजंस होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले सन एक्सपोजर तो डेफिनेटली आता है। इसके अलावा आपकी जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व होती हैं। आयरन डेफिशिएंसी यानी कि खून की कमी होना भी एक बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा जो आपने जिस तरह प्रेगनेंसी की बात की, प्रेगनेंसी में क्योंकि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है, ये भी एक मेजर कॉज है। प्लस जब आप जो आपका वाला केस है इसमें क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस भी होगा, प्रेगनेंसी चल रही थी, प्लस ये कि पोस्ट इन्फ्लेमेटरी आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो गई है, वो डैमेज हुआ है सन एक्सपोजर की वजह से, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है। जो पार्ट पे इन्फ्लेमेशन हुई है और वो डैमेज हो गया और उसकी उस तरह नहीं केयर, इमीडिएटली हमें लगता है कि शायद ये ठीक हो जाएगा, खुद ही ठीक हो जाएगा, सन बर्न है या ऐसे, लेकिन वहाँ पर वो डैमेज हो गया होता पता है मैंने क्या गलत काम किया? मैंने फ़ोन किया अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को, उनसे पूछा, उन्होंने कहा बेटे एलोवेरा लगा लो और पानी छट्टे लगाओ पानी के और थोड़ी सी आइसिंग करो ताकि कम से कम वो बर्निंग ख़त्म हो जाए। और उन्होंने कोई ट्यूब सी कहीं लगाने को, मैंने वो लगा ली। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि मुझे फ़ोन करना चाहिए था डर्माटोलॉजिस्ट को या एस्थेटिशियन को, किसी ऐसे बंदे को जो इस एरिया से था। अब देखिए मेरे जैसा बंदा जो शोज़ करता है, रेगुलरली ये करता है, 4 साल पहले 4.5 साल पहले जब ये वाक़या रूनुमा हुआ तो मैंने भी सही नहीं किया, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ था, गायनेकोलॉजिस्ट ने, कि आपने कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं लेनी, कुछ नहीं करना। उस खौफ से मैंने उन्हीं से पूछा, उन्होंने गाइड किया, उन्होंने कहा कि पॉलीफैक्स लगा लो, मैंने वो लगा ली। अब देखो उस वक्त सही चीज़ लगाई होती शायद इतना मामला ना बिगड़ता। डेफिनेटली, क्योंकि आपका टाइमली किसी चीज़ को ट्रीट करना, सबसे पहली बात ये कि जो आपका आधा ट्रीटमेंट वहीं हो जाता है जहाँ आपका डायग्नोसिस ठीक हो जाता है। ठीक है, अगर आपका डायग्नोसिस ठीक नहीं हो रहा है तो आपका ट्रीटमेंट कभी भी ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि हीमोग्लोबिन भी फिर चेक कराया, हीमोग्लोबिन भी बिल्कुल 14.7 था, तो ये भी नहीं था कि कोई हीमोग्लोबिन का इशू था। इट जस्ट वाज शेयर बैड लक। हाँ, वो आंख लग गई बस। और सन ब्लॉक डेफिनेटली नहीं लगा होगा। नहीं, क्योंकि लिटरली मैं सुबह उठ के आई और मैं बैठी, आई वाज एक्सपेक्टिंग, मुझे बहुत नींद आ रही थी, मेरी आंख लग गई और मैं लिटरली ना ऐसे करके सो गई। यहाँ पे धूप पड़ती रही और वो बात ये कि ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा बहुत बेहतियाती भी कर रहा हो, वो एक दफ़ा की एहतियात ना करने से भी बेड़ा गर्क होता है। बिल्कुल, आप किसी वक्त भी, आप ये अनलकी आप हो सकते हैं कि कोई भी एक चीज़ आपके लिए इतनी ख़तरनाक हो सकती है कि वो आगे से आपको ये चीज़, मतलब पिगमेंटेशन जो है, काफ़ी सालों तक फिर अजाब बन जाती है आपके लिए। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू ट्रीट इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये जितनी पेशेंट के लिए मुश्किल है उतनी हमारे लिए, जितनी उसकी पेशेंस रिक्वायर्ड होती है उतनी हमारी। बड़ी दफ़ा पेशेंट का सब्र छूटता है, बड़ी दफ़ा हमारा छूटता है। लेकिन ये कि हमने ऐसे भी देखा है कि जो लोग परसिस्टेंट रहते हैं, क्योंकि इसमें बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम जब ट्रीटमेंट कर भी रहे होते हैं, करते करते भी बीच में रिवर्स गियर लग जाता है। अच्छा, वो ये क्योंकि होता है कि आपके बाज़ दफ़ा इंटरनल एलिमेंट्स भी साथ शामिल होते हैं। डायबिटिक पेशेंट के अंदर भी आपकी रेजिस्टेंस आती है, इसके अलावा थायराइड पेशेंट में भी रेजिस्टेंस आती है, इसके अलावा वो पेशेंट्स जिनमें आयरन डेफिशिएंसी है उनमें तो डेफिनेटली शदीद किस्म की रेजिस्टेंस आती है। प्लस ये कि अगर आपको आदत नहीं है सन ब्लॉक लगाने की और आप जितने मर्जी ट्रीटमेंट्स ले लें और आपका अगर जवाब ये है सन ब्लॉक पे कि नहीं जी मैं तो बाहर निकलती ही नहीं हूँ इसलिए मैं सन ब्लॉक नहीं लगाती, तो फिर आपकी कहानी वहीं से ख़राब हो जाती है। आप चाहे घर के अंदर हैं चाहे आप बाहर हैं, आपने नाम पड़ गया हुआ है कि सन ब्लॉक है, तो हमें लगता है जब हम सन एक्सपोजर करेंगे तब हमने लगाना है। अदरवाइज़ आपने सारी जितनी भी UVA UVB जितनी इवन ये जो लाइट्स आपके इंडोर हैं इन सब से भी आपको प्रोटेक्शन चाहिए। भाई आपको एक बात बताओ, व्यूज़ लोग कहते हैं कि मेकअप से आपको कुछ प्रोटेक्शन मिल जाती है, नो डाउट मिल जाती है, लेकिन बात यह है कि मेकअप के नीचे भी आपने सन ब्लॉक लगाना है। बिल्कुल, मैं तो लिटरली अपना राइट बिफोर आई डू माई कंसीलिंग एंड व्हाटएवर मैं पूरा सन ब्लॉक फेस एंड नेक पे लगा देती हूँ। एक तो स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है, उसके साथ जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर 4-6 घंटे के लिए भी मेरा मेकअप लगा हुआ है तो चलो डबल प्रोटेक्शन होगी, मेकअप भी आ गया, वो भी आ गया, वरना मेकअप भी आपकी स्किन पे बर्बादी फेर रहा होता है। अकेला मेकअप कुछ नहीं कर सकता। अगर तो बहुत कोई हाई क्वालिटी का मेकअप है तब भी स्टिल डेफिनेटली यू सेपरेटली नीड अ सन ब्लॉक। ये नहीं हो सकता कि आप उसके अंदर जी आपने पढ़ लिया कि जी SPF 30 है एंड दैट इज़ इनफ फॉर योर होल डे। प्लस ये कि सन ब्लॉक को रिपीट करना बहुत ज़रूरी है, एवरी 3 to 4 आवर्स। अगर आपको ये लग रहा है कि आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां आप नहीं उतार सकते वो लेयर जो पहले आपकी लगी हुई है, उसके ऊपर टॉप अप कर लें, लेकिन उसको रिपीट ज़रूर करें। और बात यह है कि आज बाय द वे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड फूड डे मनाया जा रहा है, ठीक है, तो फूड की अगर हम बात करें तो इस बार की थीम भी है राइट फॉर फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर।
खुराक का बड़ा ताल्लुक है व्यूअर्स हमारी फिजिकल वेलबीइंग से, लेकिन हमारी चेहरे पे रौनक कितनी आती है, हमारे बाल कितने हेल्दी हैं। आपने नोटिस नहीं किया, डाइटिंग करते हैं तो सबसे पहले बाल गुच्छों में निकलते हैं। एग्जैक्टली मैं पहले एक्सटेंशंस लगा के बैठती थी शो पे, अब मैं एक्सटेंशंस नहीं लगाती, मैं अपने ही बालों के साथ शो पे इसलिए बैठ पाती हूँ क्योंकि व्यूअर्स मैंने पागलों वाली और सॉरी जो जलील जलील डाइट्स होती है वो करनी छोड़ दी। कीटो से इतने बाल गिरे, Definitely. इतने बाल गिरे, मैंने खुद भी उसके बारे में एक वीडियो बनाई, फिर बाद में मैंने खुद उसको काउंटर कहा कह के कि भाई खुदा का वास्ता है, अगर आप डायबिटिक हैं, आपको डॉक्टर ने कहा है आपको PCOS है, इस वजह से आपको कीटो पे डाला जा रहा है, फिर तो समझ आती है, लेकिन हर बंदे के लिए सूटेबल नहीं है वो डाइट। सडन वेट लॉस हमेशा बहुत ख़तरनाक होता है। एक तो ये उसमें स्टेबिलिटी नहीं आती है, ठीक है, और दूसरा वो आपके बाल, आपके नाखून, आपकी स्किन, इवन आपके बोन्स तक के लिए मस्कुलर पेन्स आपको शदीद रहेंगी, इंटरनल हेल्थ तबाह कर देता है। वो जो फ़ायदा आपने लेना था वज़न कम करके, चर्बी को कम करके, वो आपने उल्टा नुकसान ले लिया है, क्योंकि आपने वो जो स्पीड उसको लगाई है, पहले आप चढ़ाने में इतने साल लगा देते हैं और उतारते हुए जी अब किसी की शादी आ गई है, कोई फंक्शन आ गया जी, अब हमें चाहिए एक महीने में बात नीचे। बताऊं, बाहर के ममालिक में लोग बड़े बॉडी के बारे में कॉन्शियस होते हैं क्योंकि कपड़े मुख्तसर पहनते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे आप फुली क्लोथ्ड होते हैं, वहाँ पे आपको आप पागलों की तरह डाइटिंग, उस लेवल की डाइट जो वेस्ट में भी नहीं की जाती, सूख के अपने आप को ढांचा बना लेते हैं ना पता। अगर आपके 5 पाउंड ज़्यादा हो बॉडी पे क्या वो काबिल कबूल नहीं है कि आपका चेहरा अच्छा लगे? जो आपके जिस्म का हिस्सा नज़र आना है, ये फेस एंड नेक, उसका आप बेड़ा गर्क कर देते हैं। एग्जैक्टली ऐसे। और सबसे पहले लोग जब मिलते हैं तो आपका चेहरा ही देखते हैं, Definitely, आपकी वो आपकी ड्रेसिंग देखते profile हैं। है। सो इंस्टेड ऑफ अपने आप को इतना बारीक और पतला कर देना कि आपकी हालत खराब लगनी शुरू हो जाए, इम्यूनिटी लेवल्स आपके बंदा लो हो बीमार लगता है यार। हाँ, इम्यूनिटी लेवल्स आपके लो हो जाते हैं। आपको हर बीमारी जो दुनिया में आ रही है, हर वायरल जो हो रहा है, वो सबसे पहले आपके पास वो आके सलामी देता है। डेफिनेटली आपके पास है ही नहीं, कुव्वत मुदाफ़त ही नहीं है। सो सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का? देखिए, अगर तो ये कि आपको अब आ गए हैं मसले, ठीक है, एक तो आपने सन ब्लॉक लगाना है और अपने टेस्ट वगैरह और सारी चीज़ें नॉर्मलाइज रखनी है और कोशिश करनी है कि अपने इंडोर आउटडोर हर जगह आपने सन ब्लॉक लगाना है, सनस्क्रीन लगानी है। ये तो बात प्रिवेंशन में आ गई। लेकिन हर बंदा यही जानना चाहता है ना कि हो गया है, हम क्या करें? तो हो गया की तरफ आते हैं। देखिए, हो गया है तो उसमें ये डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है कि आपका बेसिकली किस वजह से हो। उसके अंडर जो ट्रीटमेंट्स आते हैं उसमें हम मीज़ो कर सकते हैं, ठीक है। मीज़ो का मतलब ये होता है कि हम कोई भी ऐसा फार्मूला जो पहले से किसी कंपनी ने बनाया हुआ है, जिसमें मेडिकेटेड चीज़ें होती हैं, जिसमें ट्रांजामिक एसिड होता है, ग्लूटाथायोन होता है, विटामिन सी होती है, कॉजिक एसिड होता है, अल्फा आर्बिटिन होता है, इन चीज़ों को उस जगह पे एक मिक्सचर होता है, उतनी लोकलाइज जगह पे जहाँ पर आपकी पिगमेंटेशन है वहाँ पर उसको इंजेक्ट किया जाता है। इसके अलावा आपके पास कुछ लेज़र की ऑप्शंस आ जाती हैं। अगर आप बिल्कुल अर्ली स्टेज पे हैं और अभी आपका काम इतना ख़राब नहीं हुआ तो फिर इवन अकेली PRP भी काफ़ी होती है। अगर सिर्फ मामला अनइवन स्किन टोन तक है, ठीक है, तो आपको PRP बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। आपकी स्किन भी इवन टोन हो जाती है, आपके पोर्स टाइट हो जाते हैं, ग्लो बहुत अच्छा आ जाता है। और बाकी आपके फिर लेज़र्स के अंदर आपके डिफरेंट वैरायटीज़ आ जाती हैं, जिसमें क्यू स्विच है, जिसमें पिको लेज़र्स हैं, उसके अलावा आपके कार्बन स्पेक्ट्रा भी है, डिफरेंट वैरायटीज़ उस पर आ जाती हैं। लेकिन आपके डॉक्टर ने डिसाइड बहुत करना सी चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं हाँ। व्यूअर्स, क्योंकि डॉक्टर्स का यूजुअली यही होता है कि कंजर्वेटिव अप्रोच होती है कि यार PRP से स्टार्ट करते हैं। Yes. ये नहीं वर्क कर रहा, चलो फिर हम ये करते हैं, कम से कम PRP डैमेज को रोक देगी, बढ़ने नहीं देगी। आहिस्ता आहिस्ता करके फिर आप बिल्डअप करते हैं। आपने चूंटी को बजूका से नहीं मारना। कलेशन कॉफ लेके आप एक चूंटी को मारने की कोशिश करें, बेवकूफ़ी है। अवल चूंटी ना मारें क्योंकि ज़्यादती है और किसी भी जानदार चीज़ को आपने नुकसान नहीं पहुंचाना। लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे उत्थे सामने चूहा पड़ा है, आप तोप निकाल लें बेचारे को मारने के लिए, क्यों? स्लोली स्टार्ट करें, बिल्डअप करें और अपने डॉक्टर को ट्रस्ट करें। बात ये कि अच्छे मॉलेज के पास जाएंगे, आपके दिमाग में डाउट ही नहीं आएगा, ठीक है। सो ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको फिजिकली करके दिखाएंगे छाइयों का इलाज। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ये डॉक्टर रीच में इससे मैं यही लड़ाई डाल रही थी कि तू बहरिया में जो है ना, और जो क्लिनिक भी तेरा बहरिया में है, ये बड़ी ज्यादती है। हम DHA में रहने वाले जो है ना रह जाते हैं,
इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई वाह जी वाह, कहकशा मतलब नहीं। फिल्मी होने का भी अगला लेवल ना मेरी सहेली का। मैंने कहा तू डीएचए शिफ्ट हो जा, नहीं, मैं हर रोज आजमाए मिलूंगी। जाते हैं ना कहने दोस्त। नहीं, अभी बिल्कुल ऑन एयर आने से पहले कहा, मैंने कहा तू डीएचए शिफ्ट हो जा बहरिया से, मैं हर रोज आऊंगी तेरे घर। फिर मैंने दिल में सोचा मैं नहीं आऊंगी हर रोज, तो मुझे ऑन एयर ही कह देना चाहिए। आऊंगी लेकिन ज्यादा आऊंगी, अभी तो बिल्कुल ही नहीं आती ना। नहीं, मुझे अभी पता फ्राइडे को हमारा है प्लान, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह फिंगर्स क्रॉस्ड। शो इंशाल्लाह। के बाद जाना है व्यूअर्स, आप लोगों ने मुझे याद कराना है, फ्राइडे को मैंने रीज की तरफ जाना है। कौन सी दोस्ती है भाई जो सिर्फ काम की हद तक है, बाहर भी निकलना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, तो डॉक्टर रीच आपके साथ है मिना, हमारी लाडो रानी। अब तो ये हमारे शो का एक रेगुलर फेस है और इसको देख के दिल खुश हो जाता है इस प्यारी को। एंड देन ऑफ कोर्स नासिर ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो आपको असिस्ट करते हैं क्लिनिक के अंदर। एंड ऑफ कोर्स मॉडल हैं मुआफिया। अच्छा, थोड़ा सा इनका केस अगर आप हमें एक्सप्लेन कर दें मैम। अच्छा, मेरे अभी इस बच्ची से बात हो रही थी, तो इसका बेसिकली वही जो बहुत बड़ा एक मसला है पाकिस्तान में, मिक्स क्रीम्स। अभी भी अभी भी बच्चे लगा रहे अच्छा, हैं। अब मज़े की बात ये इधर हुई है- देखो बेटा। नहीं, थोड़ा सा एडवांस हो गया है। क्यों? अच्छा, एडवांस किस तरह इतनी हो गया है? खूबसूरत, इतनी गोल्डन, इतनी प्यारी स्किन जो हम पाने के लिए धूपों में बैठ बैठ के अपने मुंह सड़ा लिए हमने और छाइयाँ पा डाल ली हैं। तो बट वही चीज़ है ना, यंगर ईयर्स में या बच्ची छोटी है, हाँ। इसको इसकी किसी फ्रेंड ने कहा होगा कि यार ये लगा लो, या किसी कज़न ने कि यार ये मैंने भी लगाई है, तू भी लगा, बड़ा फ़र्क पड़ा है। दूसरा पता है क्या बात है जुगन, बहुत सारी अब क्रीम्स ये हो गया है कि वो एक नाम के साथ आना शुरू हो गई हैं, तो बच्चियों को लगता है कि अच्छा जो हम खुद मिला के इस्तेमाल करेंगे शायद सिर्फ वही ख़तरनाक हैं, जो आपको वैसे ऑन द काउंटर मिल रही हैं जो ऑलरेडी मिक्स करके, या आपकी कुछ ब्यूटी क्रीम्स हैं वो शायद ख़तरनाक नहीं है, दे आर इक्वली डेंजरस। और बेटा एक बात याद रखना, वाइटनिंग का नाम अब ग्लो को चेंज करके जस्टिफाई कर दिया। मतलब यही है, वाइटनिंग के ऊपर जहाँ ग्लो भी आ रहा है ना, हाँ। वो भी यही चीज़ है। उन्होंने सिर्फ जस्टिफाई करना था कि फेयर एंड लवली कोई चीज़ नहीं होती तो ग्लो एंड लवली चीज़ होती है। चीज़ तो वही है। सो मेरा पॉइंट ये कि किसी भी चीज़ की आप बात करें, किसी भी प्रोडक्ट की बात करें, स्किन को देखें। अब वही प्रोडक्ट बहुत से लोगों को सूट भी कर जाता है, कर भी जाता है, जिनकी ज़रा टफर स्किन होती है। सेंसिटिव स्किन वाला या जिसकी हल्की सी भी स्किन में इश्यूज हो, आपको भी पता है और मुझे भी पता है उसके इश्यूज होते हैं। हम किसी ब्रांड को बुरा नहीं कह रहे व्यूअर्स, किसी को नहीं कह रहे, जिसने जो बनाना है बनाया, ऑब्वियसली वो अप्रूव करके ही बेच रहे हैं। लेकिन अपनी स्किन टाइप और किसी डॉक्टर या किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से राब्ता करके ये फैसला लें, ताकि आपकी स्किन जो है, कोई भी प्रोडक्ट मैं कह रही हूँ नहीं बुरा, अगर मार्केट में बिक रहा है और ओपन बिक रहा है और अप्रूवल से बिक रहा है तो हम कौन है उसे बुरा कहने वाले। लेकिन अपनी स्किन तो देखो भाई। बिल्कुल। खैर, जो फिक्र नहीं करनी, जो हो गया अब हम उसको ठीक करने की बात अच्छा, इस करेंगे। स्किन पे कोई प्रॉब्लम लाना बड़ा ही मुश्किल काम है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे हिसाब से ये वो स्किन है जिस पे कोई इतनी जल्दी मसला आ नहीं सकता। मतलब ये स्किन टोन जिस तरह ये की बच्ची है, जो इतनी खूबसूरत इसकी स्किन टोन है, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस से शायद अब यहाँ पे Sensitive हो अनइवननेस गई आई है। हुई है, यहाँ पे अनइवननेस मेरे बच्चे की आई हुई है, सेंसिटिविटी देखिए, आई हुई है यहाँ redness पे। देखें। अच्छा, माउथ के अराउंड देखें, एरिया डार्क हो गया। अगर गौर से देखा जाए तो अल्लाह का शुक्र है कि नहीं, even इतना I guess कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कैमरा में भी आप आपने देखें फिक्र तो नहीं करनी ये है। रेडनेस आपको नजर आ रही है। लेकिन ऑब्वियसली बच्चा हमारा फ्रॉम अ डिस्टेंस देखेगा या व्हाटएवर होगा, या थोड़ा सा मेकअप लगाएगी तो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। लेकिन हमने अपनी स्किन को इतना प्यारा और इतना खूबसूरत करना है कि मेकअप की जरूरत ही ना पड़े। आपका एक टोन में होना एक वो टोन। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बजाय इससे कि आप टोन लाइटर्स जाने के बारे में सोचें, ठीक है, वो ज़्यादा मैटर करता है। ये रंग मेरे ख्याल में सबसे खूबसूरत रंग है, इट्स ब्यूटीफुल। ठीक है। अगर आप देखें तो हम, क्योंकि मैं आप बेसिकली बेसिकली में देखें हाँ, कि मॉडल्स जिनकी मेरी स्किन टोन होती है वो अपने आप को टैन 2-3 टोन डार्कर करती हैं। पागल हो रहे होते हैं टैनिंग के लिए, मतलब उनको, और ये इस स्किन टोन को लाने के लिए भाई, लिटरली पागल हो रहे होते वहाँ हैं। होती है माई स्टेप डॉटर दानिया। दानिया 26। दानिया उस दिन मुझे मिली, मैंने कहा तुम ऑरेंज कलर की क्यों हुई हो, ये क्या की है? कहती है मैं वो टैनिंग सैलून गई थी। मैंने कहा क्यों? कहती है ऑब्वियसली अब मेरी स्किन डार्क नहीं होती तो मैंने टैनिंग सैलून गई, ऑरेंज रंग की होके निकल आई। तो अल्लाह ने तो तुम्हें इतनी खूबसूरत स्किन से मेरे बेटे नवाजा है, इतना सोना खूबसूरत मेरी शहजादी को बनाए। और इसके फीचर्स देखो हाँ, जरा, माशाल्लाह। लुक एट हर चीक बोन्स, लुक एट हर ब्यूटीफुल चीक बोन्स, परफेक्ट साइज फॉरहेड। मेरा देखो एक गाज लंबा फोरहेड है, तो माशाल्लाह। तो एक बात सब बच्चियों के लिए, प्लीज़ स्किन टोन को इवन करें, स्किन में ग्लो, एक्चुअल ग्लो लेके आए, अपने आप को चीटा करने की कोशिश ना करें। और किसी के कहने पे तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मैं भी नहीं। बहुत बुरी तरह डिस्करेज करती हूँ। मेरे पास अभी पिछले दिनों एक बच्ची आई और उसने कहा जी मेरा निकाह है और मुझे लड़के की खाला ने कहा है कि जी तुम्हारा रंग काला है तो मैंने इसलिए गोरा होना है। मैंने कहा भी बीमारी उसको है बात करने की, इलाज की उसको ज़रूरत है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुम्हें अगर कोई चीज़ बॉदर कर रही है तो बताओ, या तुम्हारे
जो हस्बैंड है उसको बॉदर कर रही है तो बताओ। चलो आओ बात करो, डिस्कस करो। अच्छा उसको कोई मसला नहीं है, ट्रीटमेंट भी स्टार्ट अच्छा हम नमिंग क्रीम लगा चुके हैं, नमिंग क्रीम ठीक है, क्योंकि जाहिर है कि हमारे पास टाइम थोड़ा था। अब ये वाइप ऑफ करके अब इस वक्त जो है अच्छा हम नमिंग क्रीम वो होती है जिससे आपका फेस थोड़ा सा सुन हो जाता है, बिल्कुल हल्का सा, जिसको हम लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं। उससे पहले वाला जो स्टेज होता है, एक तो होता है ना सुई से आप लगाते हैं, ये बिल्कुल एक क्रीम आपके फेस और नेक पे लगाई जाती है, मतलब जिस एरिया पे ट्रीटमेंट करनी होती है, और वो फिर आपकी जगह सुन हो जाती है। इतनी कि आप ट्रीटमेंट करते हैं तो पेन नहीं होती या बड़ी हल्की पेन होती है, राइट? अच्छा, अब इस केस के अंदर हम पीआरपी भी करते हैं, और इसके अलावा ये कि हम मीज़ो को इंजेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें कोई टारगेटेड एरिया उस तरह से भी नज़र नहीं आ रहा, कोई बाकायदा नक्शा नहीं बना हुआ, ठीक है। तो उस सूरत में हम सिर्फ ऊपर ड्रॉप वाइज डालते हुए हम सिर्फ बहुत सुपरफिशियल माइक्रो नीडलिंग करेंगे, क्योंकि अगर हम डीप करेंगे तो भी ये डैमेज होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो नीडलिंग की डेप्थ इसमें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जान देखो, इस वक्त इस बच्ची का प्रॉब्लम इतना सवियर नहीं है, और अगर यहाँ से इसी कंजर्वेटिव अप्रोच से चीज़ रिवर्स हो जाती है या रुक जाती है तो बेहतरीन है। अगर आपने मेजर टारगेटेड की तरफ जाना है, देखिए डिपेंड करता है, वो आपको डॉक्टर ही बता सकता है। अब मैंने इनको कहा कि आप इंजेक्शन लेने का ज़रूरत नहीं है जुगन, हम इनको भी इस तरह टारगेट करेंगे, इंशाल्लाह रिजल्ट आएंगे। अगर और नहीं आता या उससे बेहतर करना तो मजीद अगले स्टेज पे जाएंगे। वही वाली बात है, एकदम से बहुत कुछ मत करें। और एक सेशन आपकी दुनिया नहीं बदल सकता, ठीक है। जो चीज़ ख़राब इतनी देर में हुई है, देखें डिस्ट्रक्शन हमेशा जल्दी होती है, कंस्ट्रक्शन हमेशा मुश्किल होती है, वो टाइम टेकिंग होती है। प्रेगनेंसी में औरत 10% अपने माइंड की कैपेसिटी कम यूज़ कर रही होती है, उसकी तबीयत नहीं ठीक रहती, वो 9 माह की प्रेगनेंसी 2.5 साल लगाती है नॉर्मल होने में। 2.5 साल, यानी कि 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी और उसके बाद 2.5 साल लगते हैं नॉर्मल होने में। कुछ लोग होते हैं जो फिजिकली नॉर्मल लग रहे होते हैं लेकिन उनके हार्मोन फिर भी सेट नहीं होते व्यूअर्स, इसीलिए तो कहते हैं कि 3 साल का गैप थे बच्चों के बीच में भी। जी मैम, ये अब हमने इस वक्त जो माइक्रो नीडलिंग पेन है, नीडल आपकी हमेशा नई होनी चाहिए। कोई आपको दे देता है कि जी ये दोबारा लेकर आएँ, प्लीज़ वहीं पे फेंक दें, आपने नहीं, अपने ऊपर भी दोबारा यूज़ नहीं करने देनी, उसको अपने सामने डिस्कार्ड करवा के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं जिसमें हमें लोगों ने ये कहा कि जी हमें उन्होंने नीडल हमारी दे दी कि जी आप ले जाएं और ये इसको दोबारा ले आइएगा। तो ये ना डिसइंफेक्ट हो सकती है ना स्टेरलाइज हो सकती है, ये सिंगल यूज़ है। जी, तो वही वाली बात है ना व्यूअर्स, हम अक्सर जाके ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं और कर लेते हैं जो फिर हमें बहुत बुरी तरह इफेक्ट करती हैं। जी बेटे, पेन तो नहीं हो रही आपको? नो, ठीक है, नो पेन। बात ये है कि ये पेनलेस ऑलमोस्ट प्रोसीजर है। आपको थोड़ी सी हल्की हल्की ऐसे लगता है जैसे कोई आपके फेस के ऊपर ऐसे 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 वो जो कहते हैं ना, जैसे पिन, हल्की हल्की सी प्रिक, नॉट पेनफुल प्रिक, राइट? मेरा नहीं ख्याल इसको वो भी फील हो रही होगी, क्योंकि हमने नमिंग क्रीम लगाई है। तो बात ये कि व्यूअर्स अच्छे डॉक्टर के पास, अच्छा मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो बोटॉक्स के लिए गए तो उनको सस्ता तो बड़ा उन्होंने बोटॉक्स किया, असर भी कोई नहीं हुआ, सुइयों के निशान, मतलब सुइयाँ भी खोद दी और अच्छा साथ में नमिंग क्रीम भी नहीं लगाई। मैंने कहा इसीलिए तो आपको सस्ता माल मिला है, क्योंकि बात यह कि उन्होंने प्रॉबेबली आपको एक्सपायर प्रोडक्ट या बोटॉक्स लगाया ही नहीं, उसके साथ साथ उन्होंने आपको नम भी नहीं किया। बड़ा तकलीफ दे था, बड़ा तकलीफ दे था। मैंने कहा तकलीफ दे, हमने शो के ऊपर कराया बोटॉक्स, कभी किसी की चीख नहीं निकली, इसमें तो चीखें निकल गई। फिलर्स भी किए थे आपके सामने, फिलर्स भी किए थे, कोई ब्रूज नहीं था, कोई ब्रूज नहीं था और ना ही किसी की चीख निकली थी। तो यानी कि आप बिल्कुल ही किसी बेहंगम बंदे के पास गए और आपने करा लिया, बनता है यार। वही वाली बात ना कि फलां जगह पे 30,000 का है तो मैंने जाके, मुझे तो उसने 10,000 में कर दिया, तो बीबी उसने फिर 20,000 का डिफरेंस किस तरह आ गया? देखें प्रोफाइल आपकी है, आपको पता होना चाहिए ना कि ख़राब होगी तो आपकी होगी। आप पैसे इलाज के मामले में जब भी बचाते हैं वो आपके हमेशा ऊपर 10 गुना लगते हैं। अच्छा मुझे बताओ, मिनिमल क्या है ट्रीटमेंट छाइयों की और मैक्सिमम क्या है, सबसे सीवियर ट्रीटमेंट क्या है? उसमें हमें कॉम्बिनेशंस करने पड़ते हैं लेज़र के और ये मीज़ो के इंजेक्ट करके। अच्छा, और साथ हमें टॉपिकल भी देनी होती हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये तीनों चीज़ें फिर साइमल्टेनियसली चल रही होती हैं एक साथ ही। अच्छा, इसकी कोई सर्जरी नहीं है? नहीं 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 नहीं, नो वेज, नो वेज। ये नहीं है कि स्किन खराब हुई हुई उतारी और नहीं नहीं, स्किन ग्राफ्टिंग की बात कर रही है, नो वेज। अच्छा, उसकी स्किन ग्राफ्टिंग का जो स्कार पड़ेगा उसका फिर क्या करना है? हाँ, फिर उसके लिए फिर आप डॉक्टर के पास, मतलब नया मुंह नहीं मुंह पे लग सकता ना जी ना। तो अब वही वाली बात आ गई उसके ना, लिए आपको हॉलीवुड जाना पड़ेगा। उसके लिए हॉलीवुड भी नहीं कुछ कर सकता आपका। नहीं, वो आपको नहीं, हॉलीवुड में आपको वो फिल्म तो बना ही देंगे ना। हाँ, फिल्म बना देंगे, कहाँ होना, फिर भी कुछ नहीं है।
अच्छा ये देखिए, ये जहाँ पर इसके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रेड पैचेस हैं, मैं उनको अवॉइड करूँगी क्योंकि इस वक्त वो ऑलरेडी इसमें इन्फ्लेमेशन है। यहाँ पर अगर आपको बहुत ये इस नज़र आ रहा होगा, ये रेड स्पॉट्स ये क्लियर हैं, इनको मैं छोड़ दूँगी। अगर मैं इसके ऊपर अभी करना शुरू हो जाऊँगी तो ये तबाही उतर जाएगी, क्योंकि आप अपना मसला ख़त्म करवाने जा रहे हैं, ना कि बढ़वाने जा रहे हैं। तो वही वाली चीज़ है ना कि अल्टीमेटली हम लोग सोचते नहीं हैं, हाँ, हम कर लेते। अब देखें, अगेन आपने इसलिए अवॉइड किया क्योंकि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये रेडनेस नहीं होगी, तो जब ये फिर ट्रीटमेंट करेंगी तो वो एरिया कवर कर लेंगी। एक डैमेज जगह को आप मज़ीद डैमेज करेंगे तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए माइक्रोनील आपको देखने में लग रहा होता है कि जी सिर्फ ये एक छोटा सा पेन है, इन्होंने शायद घुमाई दी है, इसमें क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। हमने इसकी डेप्थ्स होती हैं, इसकी स्पीड होती है, कितनी डेप्थ तक किस एरिया में लेके जाना है, ये बाकायदा पढ़ाई है। ये ऐसे नहीं होता कि आपने यूट्यूब पे देखा और आप शुरू हो गए। अच्छा, एक सवाल है, एक किस्म की छाइयाँ होती हैं जो छाई भी होती है और वो उभरी हुई भी होती है स्किन, वो क्या होता है? जो स्किन उभरी हुई होती है उसमें इन्फ्लेमेशन है ना, तो यानी कि छाई पड़ी हुई हाँ। और वो फिर फूली हुई भी है स्किन, क्योंकि आपके उस पर एक वो डैमेज है और साथ इन्फ्लेमेशन होगी, बॉडी का आपका इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन आ रहा है उसमें। अच्छा, हाँ, तो उसमें उसको बहुत तरीके के साथ, यानी कोई एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं और हो पूरा सकता। मुंह नहीं सूजा होता, सिर्फ जिस जगह पे पैचेस होते हैं ना वो सूजे और नहीं, वो क्योंकि एक दफा मेरे यूजुअली सन एक्सपोजर के बाद जो डैमेज होती है ना स्किन, या केमिकल पील्स के बाद भी। हाँ, ऑफ केमिकल पील्स देखिए मैं मना करती हूँ, एशियंस के लिए नहीं है, क्योंकि उसकी केयर अगर तो आप उस लेवल की कर सकते हैं। उसकी केयर ये है कि आपने कोई 2 हफ्ते भूल जाएं कि आपने सूरज की शक्ल देखनी है, चूल्हे की शक्ल देखनी है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो पील करवाएं, नहीं तो कौन कर मत सकता है? करवाएं। मैं खुद कुकिंग नहीं करती घर में, लेकिन मैं भी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पता है ना करते हुए कभी चाय बनानी है, कभी रात को वैसे लो मुझे भूख लगी, मैंने जाके चीज़ें गर्म कर दी, तो चूल्हा किस तरह छूटेगा? एशियंस के लिए नहीं है, मैं इसीलिए मना करती हूँ कि केमिकल पील्स की तरफ मत जाएं, क्योंकि उसके बाद जो डैमेज होता है, उसके बाद जो पिगमेंटेशन आती है, वो हमारे लिए इतना अजाब होता है तो कि लिटरली ब्लैक होती है पिगमेंटेशन, मैं वो ग्रे हालांकि- और ब्लैक और हाँ। पर्पल कलर में होती है। और वो ज़्यादा आपकी ग्रेश टोन में होती है। अच्छा, मेलास्मा, छाइयाँ, हाइपर पिगमेंटेशन, ये सब एक चीज़ है? हम हाइपर पिगमेंटेशन के नीचे आप कहते हैं कि मेलास्मा को लेकर आते हैं एज स्पॉट्स, सन स्पॉट्स, ये आगे उसकी कैटेगरीज में आती हैं हाइपर पिगमेंटेशन की। मेलास्मा आपका हाइपर पिगमेंटेशन की एक ब्रांच कह लें है। अच्छा, एक और बात बताओ, एक रेड से डॉट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं बॉडी के ऊपर एज के साथ। मैं उस दिन अपनी एक आंटी के पास गई तो वो बैठी हुई थी, तो बात करी तो कुछ इस तरह करी, तो मैंने देखा उनके बाजू के ऊपर ना लाल पैच, गोरी सी थी, लाल पैच, थोड़ा सा मतलब पैच भी नहीं, गोल्ड राउंड, वो क्या होते हैं? जो ब्राउन होते हैं वो एज स्पॉट्स होते हैं। रेड वाले क्या हाँ, जो रेड होते हैं वो भी आपकी एजिंग की वजह से होते हैं। अच्छा, ओके। हाँ, ये आप देखें जो एज लोग होंगे उनके अंदर आपको नजर आएंगे। तो ये चीज़ नहीं अवॉइड हो सकती? नहीं, ये नहीं, ये अवॉइड इन द सेंस कि अगर आप सन ब्लॉक की केयर करते हो, जो कि हमारे बुजुर्ग तो ज़ाहिर आपको पता है उस टाइम पे तो इतना था भी नहीं। हाथों पे, बाजुओं पे सन ब्लॉक नहीं लगाते हैं आप, ना करें। आप बाजू नहीं इस्तेमाल करती? नहीं करती हूँ, लेकिन अच्छा। कवर्ड ही होते हैं ज़्यादातर मेरे पास। कभी नहीं पीछे किए? अच्छा बहन, बाजुओं पे भी सन ब्लॉक लगा लेती हूँ। टू ऑल एक्सपोज्ड पार्ट्स। हाय अल्लाह, मैं तो पाँव पे भी नहीं लगाती। ना करें। अच्छा 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 अच्छा, ये जो भाई पिछले 2 साल से तो सन ब्लॉक लगाना शुरू किया, चुप कर। और प्लीज़ व्यूअर्स, मेरी रिक्वेस्ट है अपने साथ वो ज्यादती ना करे जो मैंने की है। अच्छा रीज, एंड में हमारे व्यूअर्स को क्या कहोगी जान? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि और मज़ीद इसमें और कुछ होना? हाँ, नहीं इसमें और कुछ नहीं होना। अच्छा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखें आपने जिस वक्त आपको ये प्रॉब्लम आ गई, प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं। जो आपके मशवरे से होता है ना कि आप जी ये फ़लानी ने ये लगाया था, ये लगा लें, फ़लानी ने ये लगाया था, ये लगा लो, प्लीज़ ऐसी कोई चीज़ मत करें, क्योंकि जब ये मैच्योर हो जाती है पिगमेंटेशन, इसको ट्रीट करना अजाब बन जाता है। जितनी जल्दी हो सकता है आप किसी भी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। अगर आपको लगता है कि प्राइवेटली आप डॉक्टर को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में भी सेटअप्स में आपको डर्माटोलॉजिस्ट मिल जाते हैं। आप वहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा ख्याल 10 या 20 रुपए की पर्ची है, तो आप किसी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। ये इतना मुश्किल नहीं है, बजाय इसके कि आप घर में खुद तजर्बे करें। तो प्लीज़ अपनी बर्बादी ना उतारें और सन ब्लॉक को इतना अपनी ज़िंदगी में ज़रूरी समझ लें जितना आप पानी पीने को समझते हैं। बिल्कुल, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है व्यूअर्स। देखें, किसी चीज़ के होने से पहले उसको रोक लें। मेरी एक दफ़ा की एहतियात ना करने की वजह से पिगमेंटेशन भी हो गई,
सन स्पॉट कह लें, जो उसको कहना है कह दें। और बात ये कि अब जो भी मुझे मिलता है विदाउट मेकअप, हमेशा कहते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन व्यूअर्स, अगर मुझे कंसीलर लगाना पड़ रहा है तो फिर पहले से तो ज़्यादा है, क्योंकि पहले मुझे चीक पे कंसीलर लगाना ही नहीं पड़ता था, मैं सिर्फ अंडर आई पे लगाती थी, और वो भी कभी भूल जाती थी तो ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता था। जब आपकी यहाँ पे जो छाई है वो इतनी इन्हांस हो जाए कि लोग मुझे कहा, आए तुम्हारे मुंह को क्या हुआ, तुम्हारे तो मुंह पे कोई निशान ही नहीं था, तो कितना दिल ख़राब होता है। सो बात ये है कि आपसे छुपाऊं और अपने आप को बड़ा परफेक्ट दिखाने की कोशिश करूं, उससे 1000 गुना बेहतर ये है कि आपको बताऊं कि जी मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, हमने प्रिवेंट करना है। और चले अपने साथ नाश मार लिया तो अपने बच्चों और यंगर जनरेशन को सेव करना है, और अपने डैमेज को रोक के जितना रिवर्स कर सकते हैं करना है। इस पॉइंट पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वर्ल्ड फूड डे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। थैंक यू सो मच अलीज। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हमें ज्वाइन किया है कुछ ऐसे लोगों ने जो बात करेंगे खाने की, और खाने की बात आती है तो हम वैसे ही सारे एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन सॉरी, हांडी रोटी की बात नहीं होनी, हमने अभी कुछ टेक्निकल चीज़ों पे बात करनी है, क्योंकि आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में वर्ल्ड फूड डे मनाया जा रहा है। इस साल की थीम है राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। इसका मतलब क्या है, आज का दिन मनाने का मकसद क्या है, आइए जानते हैं अपने एक्सपर्ट से। शर्जील शाहिद हमारे साथ हैं, आप डायरेक्टर ऑपरेशंस फूड पंजाब फूड अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हैं। अस्सलाम वालेकुम शर्जील, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन। देन वी हैव विद अस डॉक्टर MA रज़ा ख्वाजा। पूरा नाम ज़रा लंबा है लेकिन मैं लेना चाहूँगी, जब माँ बाप ने रखा है तो हमें लेना भी चाहिए। डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा ख्वाजा हमारे साथ हैं, फूड सेफ्टी एक्सपर्ट भी हैं और साथ साथ एक बेहतरीन ऑथर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि वर्ल्ड फूड डे, ये वही वाली बात है जब मैं कहती हूँ मदर्स डे मनाने का क्या तुक है। मदर तो सारा साल ज़रूरी है, हर सांस के लिए ज़रूरी है, फूड भी सारा साल ज़रूरी है, तो एक दिन क्यों फूड की बात होती है? जी सर, और इसका रीज़न क्या है? जी बहुत शुक्रिया, एक तो इस इम्पॉर्टेंट ओकेजन पे इनवाइट करने का, और चूँकि यही होता है कि डे की मुनासबत से लोगों को सेंसिटाइज़ किया जाता है कि फ़ूड की इंपॉर्टेंस फ्रॉम लाइफ थ्रू आउट दी लाइफ चलती है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ये बड़ा एसेंशियल रोल होता है इसका। तो डे एक स्पेसिफिकली इसको कमेमोरेट करना, वो यही होता है कि उसकी सेंसिटिविटी से उजागर करवाया जाए लोगों को। तो फूड अथॉरिटी का तो काम ही है पंजाब में, थ्रू आउट दी प्रोविंस वो हम ऑपरेशंस अपने कर रहे होते हैं फील्ड में। वो ये हमारा एक लोगो भी यही है, मिशन स्टेटमेंट भी हमारी यही है कि सेफ फूड फ्रॉम फार्म टू फॉर्क लोगों को पहचाना है। तो आज का दिन बनाने की जो बेसिक रीज़न है वो भी यही है कि लोगों को बताया जाए कि सेफ़ और हेल्दी फूड क्या है और किस तरह आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, एंड व्हाट आर वी डूइंग। एक माँ के सामने सेफ एंड हेल्दी फूड की बात कर रहे हैं और मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा है सोच के कि किस किस्म का खाना इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। और सर आप लोग एक पोजीशन ऑफ पावर में है, मैं आपके पास आऊँगी, जो मेरे गिले शिकवे मैंने आपसे कर रहे हैं। देखिए जस्ट बिकॉज हम स्टेट चैनल पे बैठे इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आवाम के सवाल नहीं पूछूंगी। जो कंसर्न्स हैं एज मदर्स, देखिए हम लोगों ने अपनी अगली जनरेशन को आगे रेडी करके भेजना है। हम माएँ हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, मेरा बेटा एक 18 साल का है, बेटी मेरी 4 साल की है, बेटा मेरा 8 साल का इंशाल्लाह होगा, एंड देन आई हैव ओल्डर चिल्ड्रन एज वेल। सो माशाल्लाह आई हैव 5 किड्स। नाउ एज अ मदर मैंने जनरेशन टू जनरेशन देखा है चीज़ों को अजीब होते हुए, विद माई स्टेप किड्स एज वेल, विद दानिया एंड कमाल ऑल्सो। द फैक्ट इज़ खुराक जो कंज्यूम की जा रही है और जो अवेलेबल है, इशू वहाँ से आ रहा है। और वो क्या है, देखिए आप बहुत अच्छा खाना तैयार, बताओ आप बहुत अच्छी चीज़ें उगा रहे हैं और फिर उनको गलत चीज़ों के लिए पकाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, आलू बड़ा अच्छा उगाया लेकिन आलू को आपने तल के खा लिया और उसको मैदे में डुबो के फ्राई करके आपने रेस्टोरेंट में सर्व कर दिया, तो वो आलू जो फार्म फ्रेश था, बड़ा अच्छा था, ऑर्गेनिक था, हर चीज़ था, वो कंज्यूम करते करते तो उसका बेड़ा गर्क हो गया। तो इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज का दिन डॉक्टर साहब जी, आज के दिन के हवाले से पहले तो मैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो तारीख़ी पस मंज़र है वो अर्ज़ करना चाहूँगा, और वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस का इदारा फूड एंड एग्रीकल्चर के नाम से ये 1945 में बना था, और फिर 1945 में और फिर 1979 में उन्होंने एक तहैया किया कि इसको कोमेमोरेट किया जाए ताकि थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है इसकी एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए। तो 1979 में फिर ये
वर्ल्ड फूड डे का जो है आगाज़ किया गया 16 अक्टूबर 1979। और इसी तरह अगर हम करंट थीम पे बात करें तो यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG 2 हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि बाय 2030 तक जो है ये मेल न्यूट्रिशन और हंगर के जो इश्यूज़ हैं वर्ल्ड वाइड, लाइक 148 मिलियन बच्चे तकरीबन वो स्टंटिंग का शिकार हैं। एक बीमारी है बच्चों की दुनिया भर में, और पाकिस्तान में तकरीबन 40% बच्चे जो है वो स्टंटिंग का शिकार हैं, जो कि आप मेल सोचिए, न्यूट्रिशन बाप 6 फुट का, माँ 5 फुट 8 इंच की, बच्चे का कद 5 फुट से लंबा ही नहीं हुआ और वो हो ही नहीं रहा। एग्जैक्टली और आप उसी को टेक्निकली डिफ़ाइन कर रही हैं कि ये फ़िज़िकल डेवलपमेंट पे और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, यानी सोचने समझने की सलाहियत और जो बच्चों की जो ग्रोथ है फिज़िकली जिस्मानी तौर पे, उस पे ये इसकी इम्प्लीकेशंस आती हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, थीम का भी एक आइडिया हमारे व्यूअर्स को हो गया। बेसिकली बेहतर ज़िंदगी और बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम तमाम लोगों को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा और हमने लोगों को उनके बेसिक फूड के राइट्स दिलाने हैं। इंसान के बेसिक हकूक़ होते हैं ना, तो जिस तरह हर इंसान का हक है उसके सर पे छत हो, उसको तालीम याफ्ता करे, तो उन हकूक़ में से एक हक ये भी है कि उनको अच्छी खुराक मिले। नाउ सर, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि फूड अथॉरिटी या पंजाब फूड अथॉरिटी करती क्या है और आपका रोल क्या है, और सर आपका रोल क्या है, ये भी तो हमारे व्यूअर्स को पता चले ना कि अगर रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाए तो उनका काम क्या है। सुना तो है और ये भी पता है कि छापे भी हुए, ये भी हुआ, वो भी हुआ, बट एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से फूड अथॉरिटी क्या करती है, और सर आपका एज अ फूड सेफ्टी एक्सपर्ट आपका क्या रोल है। जी सर। जी मैडम, इसमें मैं बताता चलूँ कि पंजाब फूड अथॉरिटी 2012 में क़याम इसका हुआ है और 2012 में लाहौर में स्टार्ट किए हैं ऑपरेशंस अपने। 2016 में इन्होंने ऑपरेशंस को एक्सपेंड किया है अपना फर्दर आगे 5 जो डिवीजनल हेडक्वार्टर्स हैं उस पे, लाहौर समेत फैसलाबाद में किया, मुल्तान में किया, पिंडी में किया, और इस तरह फिर 2017 में अक्रॉस द प्रोविंस फूड अथॉरिटी ने अपने आप को स्प्रेड किया। अभी हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो ऑपरेशंस का एक ऑफिस है वो इस्टेब्लिश्ड है और वहाँ पे हमारे डिप्टी डायरेक्टर जो हैं वो उसको हेड करते हैं। जिस तरह मैं लाहौर डिवीज़न को देखता हूँ तो इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस भी हमारे हैं। इसमें हमारे मैडम फर्दर आगे विंग्स बने हुए हैं, ऑपरेशंस विंग है, टेक्निकल विंग है, न्यूट्रिशन की जो अलहदा विंग है, विजिलेंस का विंग है, और इसके साथ एडमिन एंड फाइनेंस का विंग है। ऑपरेशंस की जो टीम्स हैं वो जाके क्वालिटी को चेक करती हैं और जो है वो उसमें प्रॉपर उनके डेजिग्नेटेड टाइमिंग्स हैं। उसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर हमारे होते हैं, असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, वो जाके क्वालिटी जो खुराक की है उसको चेक करते हैं। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि होटल्स को हम चेक करते हैं, जो बिज़नेस है, फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स हैं, वो चाहे इंडस्ट्री है या कोई भी स्टोरेज कैपेसिटी है, उसको भी हम जाके चेक कर रहे होते हैं। उसकी ट्रेसेबिलिटी को हम चेक करते हैं कि अगर आपने ऊपर मेंशन किया हुआ कि जी इसमें ये कंटेंट्स हैं या इसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी फूड में, तो वो कमेंसरेट कर रहे हैं उस बात को जो आप लेबल में कर रहे हैं। अब देखिए ना, आजकल कितने लोग ऑर्गेनिक और नेचुरल के नाम पे कूड़ा बेच रहे हैं। आप लोगों ने बहुत लोगों को शट डाउन किया, लेकिन उन लोगों का क्या जो ऑनलाइन बिजनेसेस बना के बैठे हुए हैं, बंदा किधर से किसका सिरा पकड़े, क्या करे क्या ना करे, ये भी तो बड़ा प्रॉब्लम है ना सर। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट, ऑनलाइन बिजनेस से बड़ा बेड़ा गर्क किया है जी। घर बैठे लोग आपको डिलीवरियां कर रहे हैं। अच्छा व्यूअर्स, एक बात, रेस्टोरेंट में जब आप जाते हैं जो एक किसी ऐसी जगह पे जैसे DHA में खड़ा है या गुलबर्ग में है या जौहर टाउन में, उनके ऊपर तो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, लेकिन किसी बंदे ने अपने घर के अंदर एक दुकान खोली हुई है, उधर से वो डिलीवरियां कर रहे हैं, उसके ऊपर तो फूड अथॉरिटी इतनी निटी ग्रिटी में पहुंचते पहुंचते मामला टाइम लगता है। मैं मैडम बताता हूँ आपको, उसमें ये है कि हमारा रिसोर्स एंड लाइसेंसिंग, जैसे मैं विंग्स की बात कर रहा था ना, तो एक हमारा विंग है रिसोर्स एंड लाइसेंसिंग, वो लाइसेंस बाकायदा अप्लाई करते हैं। हमारी ऑपरेशंस की जो टीम्स हैं वो भी करती हैं, और रिसोर्स एंड लाइसेंसिंग विंग है उसकी भी होम किचन्स को हम रजिस्टर कर रहे हैं। लेकिन वही कि जो हाइजीनिक फूड है, जो सेफ़ फूड है, जो हेल्दी फूड है, वो एक कल्चर से डेवलप होता है। तो उस कल्चर के लिए हमें मल्टीपल फ्रंट्स पे एफर्ट्स करनी पड़ रही हैं। एक तो वो टीम्स हैं जो चेक कर रही हैं, साथ साथ हम जो लोगों को एक्वेंट भी कर रहे हैं, अवेयरनेस भी लेके आ रहे हैं, और जनरल पब्लिक के साथ साथ स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमारी स्पेशल कैंपेन्स हैं जो किड्स के हवाले से हैं, जो बाकी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से हैं। तो उनके ज़रिए हम अवेयरनेस भी लोगों को दे रहे हैं, और उसके साथ साथ ये भी इंश्योर करवा रहे हैं कि जितने हमारे होम किचन्स हैं, डिलीवरी सेंटर्स हैं, उनको भी हम लाइसेंस दे रहे हैं। तो वो भी जो कवर पंजाब फूड अथॉरिटी का उसके अंडर आ रहे हैं। लेकिन वही वाली बात है ना व्यूअर्स,
जिस तरह हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मुस्तनिद डॉक्टर से रुजू करें जब कोई भी काम करवाना है किसी भी चीज़ के लिए, उसी तरह जब खाने की किसी जगह से ऑर्डर करें या जाएं खाने के लिए, थोड़ा सा उसको चेकआउट करके जाएं। अगर एक जगह की हिस्ट्री है कि वहाँ पे बार बार लोगों को फूड पॉइजनिंग होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, अव्वल तो किसी ना किसी को, अगर पंजाब साइड की बात करें तो पंजाब फूड अथॉरिटी को बताना चाहिए। इतनी मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ व्यूअर्स कि जब आप कंप्लेन करते हैं तो वो फ़ौरन एक्शन लेते हैं। विद इन फ्यू डेज़ कोई बंदा वहाँ पे जाके चेक करता है और पूरी चीज़ को एनालाइज किया जाता है। लेकिन अगर आपने जनरली किसी के लिए एमी फजूल कंप्लेन करनी है, किसी के लिए मसला डालने के लिए, तो वो एक मुख्तलिफ बात है। सर आप क्या करते हैं? जी, मैं क्योंकि बतौर मुहक्किक मैंने इस पे काफ़ी, मेरे पास इंटरनेशनली अभी भी इंटरनेशनल जर्नल से पेपर्स पीयर रिव्यू के लिए भी आते हैं इसी सब्जेक्ट पे। क्योंकि जब कहते हैं फूड सेफ्टी एक्सपर्ट तो वो बड़ा कंफ्यूजिंग सी टर्म है। जी, बेसिकली इसमें रिसर्च का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है और फूड सेफ्टी के हवाले से ये जिस तरह अभी कंटामिनेशन के इश्यूज़ आ रहे हैं और अभी पूरी दुनिया में एक इमर्जिंग फिनोमेना है जो कि वन हेल्थ कहा जाता है, जिसमें सेफ़ एनिमल्स, सेफ़ इन्वायरमेंट एंड सेफ़ ह्यूमन बीइंग्स, तो ये तीनों की ट्राइएड है। तो बेसिकली हो ये रहा है कि एनिमल्स में जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, एंटीबायोटिक्स यूज़ हो रही हैं, डिफरेंट इस तरह की और हार्मोन्स यूज़ हो रहे हैं, बेसिकली उनके ट्रेसेस जो है, जिस तरह इन्होंने कहा और आपने भी एक शुरू में कल्चर रिलेटेड बात की कि ऑर्गेनिक और फूड तो ठीक आ गई, फिर हमारे कल्चरल इश्यूज़ हैं। ये पाक इंडो कल्चर का इशू है कि हम लोग उसको इतना ज़्यादा कुक, इतने ज़्यादा मिसाले कि वो हमारा 40s तक पहुँचते पहुँचते ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और ये बीमारियां हमें, ज़ियाबितीज़ और हाई जो है ब्लड प्रेशर, ये बीमारियां हमें हो जाती हैं। इसी तरह एंटीबायोटिक रेजिड्यूज़ जो है, इस पे अभी पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। ये हंगरी में मेरा प्रपोज़ल पीएचडी के लिए एक्सेप्ट हुआ था इस पे, फिर मैंने उस पर कुछ पार्ट उसका इधर किया और उसमें यह है कि ये जो एंटीबायोटिक के रेजिड्यूज़ हैं तो ये फूड के अंदर ट्रेसेस की फॉर्म में आ रहे होते हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन ने या बाकी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइज और यूएस ड्रग डीएफए है, ड्रग फेडरल ड्रग, एफडीए फेडरल ड्रग अथॉरिटी, उन्होंने बैन किया और मेरे जो रिसर्च पेपर हैं वो भी इसी पे छपे हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगी, इन्हीं एंटीबायोटिक्स की जो आप बात कर रहे हैं जी, हमारा जिस्म एटलीस्ट इस एंड पे साउथ एशिया में आपने नोटिस किया कि एक वक्त होता था कि ओरल एंटीबायोटिक दिया जाता था और गुजारा निकल जाता था और बंदा सेट हो जाता था। Exactly. आज हमें आईवी ड्रिप्स के थ्रू एंटीबायोटिक देनी पड़ती हैं लोगों को, और अक्सर वो आईवी भी नहीं काम आती क्योंकि हमारी बॉडी रेजिस्टेंट हो चुकी होती है एंटीबायोटिक से, क्योंकि इतना एंटीबायोटिक हमारे सिस्टम में जा चुका होता है। बच्चा अभी 4 माह का नहीं होता, उसको एंटीबायोटिक पे डाल दिया जाता है, जुकाम हो रहा है, ठुस ठुस कर रहे हैं। अच्छा, अब व्यूअर्स एक तो ओरली खा रहे हैं, ऊपर से खुराक में ले रहे हैं, बेड़ा नहीं गर्क होगा तो और क्या होगा। और अच्छा, खुराक वाली इसलिए ज़्यादा नुकसानदेह क्योंकि वो ट्रेसेस में छोटी मिकदार में जा रही होती है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि उनके जो जेनेटिक सिस्टम है उसको वो उसके टॉलरेंट बनाती जाती है। Exactly. कि वो ख़त्म नहीं होते जो हमारी बॉडी में बेसिकली वो ढीट हो जाता है। जी, एग्जैक्टली, डिटाई आ जाती है। तो यानी कि आप कुछ भी कर लें, वो अब वही एंटीबायोटिक जो जान बचाने में काम आता है, वही एंटीबायोटिक अब आप जितना भी ले लें वो आपको कोई उसका इफेक्ट नहीं होता। आईवी तो चले एक रूट है कि वो तेज़ी से असर करने के लिए, लेकिन इसका जो और डोज ज़्यादा होती है ना, डोज और जनरेशन नेक्स्ट पे हम जा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन पे, लाइक अब हम सेफ्लोस्पोरिन्स वगैरह इन पे, जैसे अब वेलोसेफ या इससे भी अब आगे की दवाइयों पे हम जा रहे हैं कि जो हम पहले असर नहीं करती थी, तो सेफ्लोस्पोरिन्स इनकी जनरेशन है ये मेडिसिन की, उन पे जा रहे हैं। सो बेसिकली व्यूअर्स पॉइंट ये है कि खाना या फूड एक साइंस है, ये कोई मजाक नहीं है। हम इतना इजीली ले लेते हैं चीज़ों को। अच्छा, ब्रेक के बाद एज एक्सपर्ट्स इनका ओपिनियन लेना चाहेंगे, ये अब वो लोग अपना ज़रा दिल थाम के बैठ जाएं जो एक जंक फूड का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा वो लोग जो अपने घरों में बच्चों को फ्रेंच फ्राइज़, नगेट्स और प्लेन सफ़ेद चावलों के अलावा कुछ खिलाते नहीं। ऐ तो खांदा ही सिर्फ है, हाथ ही नहीं लगती, खांदी नहीं है, मैं की करा। माँ क्या करे, तो अगर माँ नहीं कुछ करेगी तो कौन करेगा। मतलब बाहर से तो किसी ने आके बच्चों की खुराक नहीं ठीक करनी, वो भी स्टंटिंग की तरफ एक हमें लेके जाती है। सो एक थोड़ी सी जो बात है कि फूड के बारे में विजिलेंट होना कितना ज़रूरी है। और जंक फूड का तो सर मैं आपसे बात करूंगी वापस आके कि आप लोग बंद क्यों नहीं करते। इतने कूड़ा कचरा रेस्टोरेंट्स, ये नहीं कि वो बुरे, मतलब कि खाना भी बुरा, कंडीशंस भी गंदी, चूहे मकौड़े कॉकरोच भाग रहे हैं, और फिर वही खाना लोग डेली बेसिस पे वहाँ से कुछ लोग जाके खाना भी लेते हैं। तो उन जगहों का क्या?
इसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वर्ल्ड फूड डे मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं कि किचन में क्या तैयार हुआ है। मूंग दही भल्ले भी बिल्कुल रेडी हैं और घिया रायता भी तैयार है। अब देखिए ना, दही भल्ले, रायता, ये सारी चीज़ें घर पे तैयार हो सकती हैं। हम क्या करते हैं, क्विक के उसके अंदर कि जल्दी चीज़ हो जाएगी, हम बाहर से जाके मंगा लेते हैं। कम से कम व्यूअर्स, जो चीज़ें घर पे बन सकती हैं वो तो घर पे बना लिया करें, सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग़िज़ाइयत के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बढ़ते हैं वापस अपने एक्सपर्ट्स की तरफ। हमारे साथ शर्जील शाहिद साहब हैं एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा ख्वाजा विद अस। तो शकील साहब, बहुत से छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स और ऐसी ऐसी जगहें नज़र आती हैं जहाँ पे लोग बीमार होते जा रहे हैं, कॉकरोच घूम रहे हैं, चूहे दौड़ रहे हैं, अंदरून में हम बहुत सी ऐसी जगहें भी देखते हैं। तो उनके ऊपर फिर चेक्स एंड बैलेंस कहाँ से आता है? अच्छा मैडम, उसमें मैं और बताता चलूं। आई एम सॉरी, जी। 90% रेस्टोरेंट्स आजकल जंक फूड बेच रहे हैं। अब अगर मोस्टली रेस्टोरेंट्स में जंक फूड ही बिकेगा तो लोग फिर खरीदेंगे भी जंक फूड। तो कोई एक कैप नहीं है कि इससे ज़्यादा बर्गर रेस्टोरेंट्स नहीं हो सकते, इससे ज़्यादा पिज़्ज़ा के रेस्टोरेंट्स। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? जी जी। अगर मिलेगा ही मार्केट में, ये हर नुक्कड़ कोने पे अगर कोई माँ रुकती है एकदम से कि यार बच्चों के लिए कुछ लेना, टाइम नहीं था, सामने जंक फूड ही है, तो वो खरीदेगी भी जंक फूड। थोड़ा सा एक माओ का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझें। जी। अच्छा मैडम, इसमें मैं बताता चलूँ, पहले जंक फूड का मैं आपको जिक्र करता हूँ। तो उसमें मैं कैंपेन्स का इस तरह जिक्र करता हूँ, वो कैंपेन्स हमारी पैरेलल चल रही होती हैं, हमारी एक्टिविटीज़ को कॉरस्पॉन्ड कर रही होती हैं। तो हम ईट सेफ किड्स कैंपेन है हमारी, वो स्कूल्स में हम चला रहे हैं। स्कूल्स में हमने जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, फिजी ड्रिंक्स हैं, उनको बैन किया हुआ है, जो पंजाब फूड अथॉरिटी कर सकती है। अच्छा, जो फार्मूला मिल्क है उस पर हमने लिखवा दी है कि ये माँ के दूध का मुतबादल भी नहीं है और ये दूध है भी नहीं। अच्छा, ये पंजाब फूड अथॉरिटी की एक कंट्रीब्यूशन है। तीसरे नंबर पे अगर हम जो एनर्जी ड्रिंक्स, जिसको एनर्जी ड्रिंक्स कहते थे, हमने उस पर कैटेगोरिकली लिखवाया, बड़ी रेजिस्टेंस आई इनिशियली, उस पर लिखवाया कि ये एनर्जी ड्रिंक्स नहीं है। फ्रोज़न डिज़र्ट्स का हमने लिखवाया कि ये डेयरी आइसक्रीम नहीं है, आइसक्रीम नहीं है। जी, ये फ्रोज़न डिज़र्ट्स हैं। अच्छा, अब ये एक ट्रेंड है, हमारा एक कल्चर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है जो फास्ट फूड की तरफ है। हम प्रमोट कर रहे हैं कि घर का खाना, सेफ खाना, और वो खाना जिसमें आपको प्रॉपर एक चेन मिल रही हो, जिसमें आपको ट्रेसेबिलिटी मिल रही हो, तो वो आप ख़रीदें। क्योंकि खुराक में दो किस्म के मसाइल आते हैं। एक तो ये है उसमें अडल्ट्रेशन या मिलावट आती है, और सेकंड ये है कि काउंटरफीट या जालसाजी। तो अडल्ट्रेंट्स जो हैं उनको भी हम चेक कर रहे होते हैं। उसमें हम, अगर मैं सिर्फ इसी साल का जिक्र करूं, तो तकरीबन जो फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स हैं, हमने पूरे पंजाब में 7.5 लाख के करीब इंस्पेक्शंस की हैं। और 7.5 लाख, हमारे पास बिज़नेस तो इससे बहुत ज़्यादा है जो हमने रजिस्टर किए हुए हैं, उनकी इंस्पेक्शंस अभी 9 मंथ्स में हमने की हैं। और उस पर फ़ाइन हमने इम्पोज किया है 94 करोड़, वो इतना हम फ़ाइन इम्पोज कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमने कुछ 770 के करीब FIRs हैं, वो लॉन्च करवाई हैं। और हमारा एक होता है इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, EPO, मतलब टेम्परेरी हम उस प्रेमिसेस को क्लोज़ कर लेते हैं। तो जिस तरह आपने वो चूहों की बात की या बाकी कोई शरातुलर्स आपने कहा उसमें आते हैं, तो उसमें हम IPM जो मेजर्स हैं वो उनको कहते हैं कि आप वो प्रॉपर अडॉप्ट करें, ताकि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके फूड पे असरअंदाज ना हो सकें। तो उनको भी हम साथ साथ पैरेलल लेके चल रहे होते हैं। और आप लोग भी जब कोई ढाबा या कोई रेस्टोरेंट खोलने का सोचते हैं, तो व्यूअर्स, एक बेसिक कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप ऐसी जगह में खोलेंगे जहाँ पे जिन गलियों में चूहे और इस तरह की चीज़ें आम है, तो वहाँ पे फिर आपके रेस्टोरेंट में भी आएंगे। चूहे ने या कॉकरोच ने ये सोच के तो नहीं अंदर घुसना कि ओहो ये रेस्टोरेंट है, मैं यहाँ ना आ जाऊँ, वो तो और उधर अट्रैक्ट होंगे। फिर आपका गार्बेज का डिस्पोजल कैसा है? अक्सर लोग जो हैं अपने रेस्टोरेंट्स के बाहर ही किसी जगह पे ढेरियों में कूड़ा फेंकना शुरू कर देते हैं। उससे भी आप खुद गलाजत फैलाते हैं, जिसकी वजह से आपके फिर अंदर की एरिया ख़राब होती है। यहाँ पे हम आज ये बात इसलिए नहीं कर रहे कि जिनकी लगी रोज़ियाँ हैं हम उनको रुकवा दें, लेकिन बात ये है कि रोज़ी रोटी भी तो हलाल करनी है। और हलाल रोज़ी रोटी तो तब भी है कि जब आप खाना बेच रहे हो और साफ़ खाना बेच रहे हो, सेफ़ खाना बेच रहे हो और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना बेच रहे हो। उसमें मैडम थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा, जैसे आपने बताया कि हमारी 1223 कंप्लेंट नंबर 1223, उस पर कॉल करें। हमारी टीम्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करती हैं, जो ऑपरेशन की टीम्स हैं
उसमें कंप्लेंट की नेचर पे डिपेंड कर रहा होता है। जो इमीडिएट नेचर की होती है वो हम 24 आवर्स में उसको रिस्पॉन्ड करते हैं एंड देन वी गेट फीडबैक फ्रॉम द कॉलर और फ्रॉम द कंप्लेनेंट कि आप सेटिस्फाई हुए हैं विद पिक्टोरियल एविडेंस। क्योंकि जितनी भी हमारी इंस्पेक्शंस हैं वो सारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो हमारी ओन बिल्ट है, हमारी अथॉरिटी ने खुद ही बिल्ड की हुई है और उस पर हमारी जो इंस्पेक्शंस हैं वो हम कर रहे होते हैं। उसके बाद सेकंड टियर की कैटेगरी आ जाती है, तो उसमें ये है कि 48 आवर्स में उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर हाइजीन का इशू आ जाता है, उसको 72 आवर्स में कंप्लेंट को हम एड्रेस करते हैं। ये 1223 हमारी हेल्पलाइन है जिस पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा पोर्टल्स हैं, सीएम का पोर्टल है, पंजाब फूड अथॉरिटी का पोर्टल है, हमारे अपने ऑफिस अवेलेबल हैं, वर्किंग आवर्स में आप आ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने कहा जी ऑफिस अवेलेबल हैं और हमारी टीम्स राउंड द क्लॉक अवेलेबल हैं, वो रिस्पॉन्ड करती हैं प्रॉपर उसको। अच्छा सर, डॉक्टर साहब मैंने आपसे जो बात करनी है ना, एक तो जंक फूड की, लेकिन उसके साथ साथ एक तरफ लोग अन्नावार जंक फूड खा रहे हैं और खाने खरीद के कूड़ों में फेंक रहे हैं, दूसरी तरफ फूड स्कैर्सिटी का एक अजाब चल रहा है कि ऐसे लोग भी हैं जिनके जहाँ पे खाना ही नहीं है खाने के लिए, खुराक ही नहीं है जी, इतनी ना उग रही है ना बन रही है ना व्हाटएवर। एक ये एक्सट्रीम है जहाँ पे खा फावे हो रहे हैं और जाया कर रहे हैं खाना, और दूसरी तरफ वो एक्सट्रीम है। जी बिल्कुल। आपका एनालिसिस क्या है डॉक्टर साहब? आपने बिल्कुल ये राइटली पॉइंट किया, ये जो दोनों एक्सट्रीम्स हैं और ये एक इमर्जिंग इशू है। और वो ये है कि अब देखें, एक तरफ 148 मिलियन बच्चे हैं दुनिया के अंदर और 40% पाकिस्तान में जो स्टंटिंग की तरफ हैं, दूसरी तरफ आप स्टंटिंग कद नहीं उग रहा, जी नॉर्मल से बड़े कम नहीं हाइट हो रहे। हाँ जी। और दूसरी तरफ ये मसला आ रहा है कि 37 मिलियन बच्चे जो है वो ओबेसिटी का शिकार हैं, यानी मोटापे का शिकार हैं। और मोटापे से क्या होता है, अब ये जो जंक फूड है ये मोटापा करती है। असल में इंसान के जो उसके जो बुनियादी जो ज़्यादा जो उसको मिनरल्स चाहिए ना, मैक्रो जिन्हें कहते हैं, वो 4 तरह के होते हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ऑयल या लाइपिड्स हो गए और पानी हो गया, वाटर। तो अब यह है कि जब हम इनकी बैलेंस नहीं रखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि मेल न्यूट्रिशन अंडर न्यूट्रिशन जो है अगर है तो वो मेल न्यूट्रिशन है, बल्कि अगर बैलेंस डाइट नहीं है, अगर इनका बैलेंस ठीक नहीं है। अब ये जंक फूड में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये जाके लिवर पे फैट कॉज करते हैं और उससे इंसुलिन नहीं आती। और हर दूसरी बंदा बच्चों का टेस्ट कराओ फैटी लिवर आ रहा है जी, स्किनी बच्चे का फैटी लिवर आ रहा है। और टाइप 2 डायबिटीज़ पाकिस्तान में अभी बहुत आगे, फैटी लिवर और टाइप 2 डायबिटीज़, इन दोनों बीमारियों में हम आगे जा रहे हैं। और यहाँ पे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है पाकिस्तान में, जिसको NAFLD कहते हैं। बाहर तो कहते थे ना कि अल्कोहल की वजह से होता है, एथे की एक्सक्यूज है जी, इधर तो इलीगल है शराब। जी आई एम सॉरी कहने वाली ये रियलिटीज हैं व्यूअर्स। हम लोग वेस्ट को बड़ा बुरा भला कहते हैं, हम वेस्ट को बड़ा बुरा भला कहते हैं कि ये हैं वो हैं, लेकिन हमारा उनकी अच्छी चीजें तो अडॉप्ट कर लो ना। हमारा लिविंग स्टाइल ठीक ना होने की वजह से, और इनको मैं रिलेट करना चाहूँगा। देखिए अभी इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा मॉल है, उन्होंने अपने फूड कोर्ट में लिख के लगाया हुआ है कि फ़ूड ज़ाया नहीं करनी। अब ज़ाया करने की वजह से ये फूड स्कैर्सिटी की तरफ, यानी दुनिया के अंदर खुराक की कमी की तरफ, आप देखें हमारे यहाँ भी कभी गंदम का कमी का मसला बन जाता है इस तरह। तो ये कुछ हमारी भी, एक तो क्लाइमेट चेंज का भी एक बहुत अहम इसमें किरदार है। फिर पॉलिसी, या जिस तरह अब ये डायरेक्टर साहब शकील साहब जो है ये पॉलिसी या इन मैटर्स को फूड अथॉरिटी देख रही है, तो ये भी एक अहम पहलू है इसका कि पॉलिसी लेजिस्लेशन, पहले लेजिस्लेशन ज़रूरी है, फिर उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन। देखें 2012 में बनी, ये बहुत पहले बन जानी चाहिए थी। इसी तरह जो है फिर स्कैर्सिटी का वेस्टेज से बड़ा ताल्लुक़ है। और जंक फूड जो है वो एक इस वक्त आप कह लें कि दुनिया में बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से आप लोग कोविड के पीछे आप लोग का भट्टे बैठ रहे थे और त्राह निकल रहे थे, ये भी एक एंडेमिक से कम चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हम खुद कर रहे हैं, एक इन चीज़ों का इस्तेमाल, जिसकी वजह से इतने बोन एंड डेवलपमेंट इश्यूज बच्चों की, एक तो स्टंटेड ग्रोथ, ऊपर से कुब इसलिए क्योंकि सारा दिन ऐसे बैठे रहते हैं, अम्मा के मोबाइल पे, अब्बा के मोबाइल पे, किसी रिश्तेदार को बड़ा प्यार आया तो टैब ले दिया। अब तो 1.5 साल के बच्चे, अब तो 2 साल के बच्चे। ओ भाई मैं अभी पढ़ रही थी, मैं बल्कि पढ़ के ही सुना देती हूँ। ये एल पचिनो के बारे में आया था कि एल पचिनो ने ये कहीं कहा कि उनका एल पचिनो साहब ने को 200 साल की उम्र पे बच्चा उनका है, तो अब उनका 1.5 साल का बच्चा है, तो उन्होंने लिखा कि मैं रहता तो नहीं हूँ अपनी उस बच्चे के साथ, लेकिन मैं ऑन एंड ऑफ उससे टेक्स्ट पे बात कर लेता हूँ। आप 1.5 साल के बच्चे को कैसे टेक्स्ट कर रहे हैं? आप कैसे उस बच्चे को मैसेज कर रहे हैं? यानी कि बच्चे के हाथ में मोबाइल है। बच्चे के हाथ में मोबाइल क्यों है?
इमोशनल तो ये तो डेवलपमेंट वेस्ट उसकी ईस्ट हर नहीं जगह होगी। की प्रॉब्लम है। एक ये चीज इसी की वजह से भैया देखिए, एक तो ये बात है ना कि उसे देखने से इशू होता है, दूसरा ये कि बैठे बैठे लेजीनेस का जवाब ऑनलाइन ऑर्डर करो, जंक फूड खाओ, कहानी खत्म। जी, और इसमें भी बल्कि मैं आपको एक और टेक्निकल चीज़ अर्ज करना चाहूँगा। आप देखें खिलाड़ी है ना, स्पोर्ट्समैन है, वो जितना मर्जी वो कार्बोहाइड्रेट ले रहा है ना, यानी शुगर ले रहा है, तो उसको इतना नहीं मसला। क्यों? क्योंकि ये सेल्स का फ्यूल है बेसिकली। आप अगर उसको कंज्यूम कर सकते हैं तो उतना लें, अदरवाइज ये डिपॉजिट होते जाएंगे और वो ओवर होंगे तो आपके लिए सेहत के लिए वो नुकसान दे। बात ये है कि व्यूअर्स, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, खुराक बहुत ज़रूरी है और खुराक का सही इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको कहीं पे खाने के मामले में जहाँ खाना बिक रहा है, सेल हो रहा है, वहाँ पे कोई इशू नज़र आता है, पंजाब एंड पे तो 1223 1223 फ़ोन नंबर है, आप कॉल करें और आप कंप्लेंट दर्ज करें। मेरी यहाँ पे ये भी रिक्वेस्ट है, मजाक में या किसी को छेड़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे करेंगे तो फिर आपके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। जेन्युइन और ऑथेंटिक केसेस को रिपोर्ट करें ताकि हमारे बच्चे, हम और हमारी बड़ी जनरेशन्स और आने वाली जनरेशन्स भी जो हैं वो महफूज रहें। सर, एंड में आपका पैगाम लेने। जी मैडम, मैं थोड़ा सा कनेक्ट भी करूँगा जो डिस्कशन पहले हो रही थी। आपने आपने बताया कि हमारा एक रेगुलेशन है डिस्पोजल ऑफ एक्सेस फूड। एक तो वैसे इंसान होने के नाते, मुसलमान होने के नाते हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए, उसमें एक हैबिट भी डेवलप करनी चाहिए कि ज़ाया ना हो। ठीक है जी। और दूसरा, चूँकि तल्लुक़ इस तरह का है कि वो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ चलना है, तो हेल्दी खाएँ, सेफ़ खाएँ और अपनी सेहत पे तवज्जो दें। सर लास्ट जी, वन लाइनर। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये ज़्यादा इश्यूज़ जो है हमारे यहाँ वो लैक ऑफ एजुकेशन और अखलाकी माशरती की कमी की वजह से आ रहे हैं। सोशल मोरालिटी जिसे कहते हैं, जो आप वेस्ट और ईस्ट का भी कंपेयर कर रही थी, तो ये जितनी ये खुराक के अंदर खालिस चीज़ें नहीं है, इस तरह से है जो भी मसाइल हैं, तो ये सोशल मोरालिटी के जो डिक्लाइन है और वो अपने एक ब्रिंक पे पहुंच चुकी है, उसकी वजह से हैं। तो अगर हम ये शऊर और आगाही और तरबियत घरों के अंदर करेंगे तो हम फिर इस मसले को मजमूई तौर पर हल कर सकते हैं इंशाल्लाह। और यहाँ पे हम अपने शो को क्लोज़ करेंगे। माओं को ज़रूर एक डिस्क्लेमर दूंगी, हमारे बच्चे हर वक्त जंक खाते हैं, कूड़ा खाते हैं। कूड़े के पैसे कौन देता है? 6 साल का बच्चा खुद जाके चिप्स का पैकेट नहीं खरीदता, खुद जाके डब्बे का जूस नहीं खरीदता जिसमें निरी चीनी है, उसमें जूस नहीं होता, उसमें पानी होता है, रंग होता है और फ्लेवर डाला होता है। जेन्युइन जूस तो उसमें बड़ा ही कम होता है, अगर हो तो। सोचने की बात है, आप फ्रेश जूस निकालते हैं, वो शाम तक ख़राब हो जाता है, तो जो जूस आपने डब्बे में डाला हुआ है वो 6 महीने चल रहा है, साल चल रहा है। लॉजिकल बात है, नेचुरल ऑर्गेनिक की तरफ जाएँ। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा कहे हाय अम्मी भूख लगे तो आप चिप्स का पैकेट पकड़ा के उसको दे दें या चॉकलेट उसको पकड़ा दें। हेल्दी ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं अगर हम उनको यूज़ करना चाहें। जैसे हमारे घर में माएँ बड़े बूढ़े जो हैं पिनियाँ दे देते हैं खाने के लिए, खिचड़ी दे दी, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी भूख लगी है, कुछ मीठा खाना है, तो माँ ने छोटी सी पराठी के साथ चूरी बना के आपको दे दी, शक्कर के साथ, थोड़े से उसमें बादाम वगैरह डाल दिए, पिस्ते वगैरह डाल दिए, ताकि उसमें थोड़े से मेवा जात भी आ गए। ये भी तो ऑप्शंस है ना। अब आपकी चॉइस है, आपने अपने बच्चों को स्टंटेड ग्रोथ, ज़हनी तौर पे उनकी नशोनुमा नहीं करनी, प्रॉब्लमेटिक तरीके से अपने बच्चों को रेज़ करना है, या उनकी फाउंडेशन जो किसी घर की भी उतनी अहम होती है जितनी इंसान की, उनकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें। अल्लाह हम सब के बच्चों को और हमारी फैमिलीज़ को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन। खुदा हाफ़िज़।